कैसे हैं आप सब? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। पहले मैं अपने बारे में बता देता हूं आपको कि मेरा नाम है सी एस माधव पावा। आई एम द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम होल्डिंग द डिग्री ऑफ LLB एंड द मेंबर ऑफ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल। CS भी सर करी है और LLB भी करी है। अब एक बच्चे के माइंड में आ गया, या एक क्या औरों के भी दिमाग में आ सकता है कि सर CS के बारे में तो पता है और CS तो हम लोग परस्यू भी अब कर रहे हैं, बट सर ये LLB क्या चीज है, आपने ये क्या किया है और आप हमें क्यों बता रहे हो इसके बारे में? अलग अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं माइंड में, मगर मैं इसलिए ये बता रहा हूं आपको because I want you also to pursue LLB once you do your or complete your graduation. ग्रेजुएशन के बाद आपको भी सर LLB करनी है। ये आज से ही अपना माइंड मेकअप कर लेना। अब क्यों करनी है, क्या रीजन है, मैं क्यों इतना प्रेशर डाल रहा हूं उसमें कि सर CS कर तो रहे हैं, अब आप एक और चीज नई लाके बोल दे रहे हो, ये भी कर लो। CS तो हो जाए सर पहले, कोई दिक्कत नहीं है, CS तो आपकी हो ही जाएगी, वो तो आप पार लग ही जाओगे उस पे। उसके साथ साथ LLB भी करनी है। क्यों करना है उसके लिए मैं भी आपको कुछ उसकी इंपॉर्टेंस बताऊंगा कि क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों मैं इतना फोर्स कर रहा हूं आपको, क्योंकि आपके फायदे के लिए ही होगा। आज आपको भले समझ ना आए, मगर फ्यूचर में आपको जरूर समझ आएगा कि हाँ जी सर ने जो समझाया था वो बहुत सही समझाया था। CS आपको पता है लॉ की फील्ड है और LLB क्या है, बैचलर्स ऑफ लॉ, वो भी लॉ की फील्ड है। तो CS और LLB का सर जो कॉम्बिनेशन बनता है ना, उससे जबरदस्त कॉम्बिनेशन पूरी लीगल फील्ड में नहीं बन सकता। CS में हम लोग डीप एनालिसिस करते हैं लॉज की, हाँ, और LLB में भी बहुत से अलग अलग लॉज हैं, हाँ, जिनकी हम लोग वहां पे भी डीप एनालिसिस करते हैं। तो अब आप ये बोलोगे सर CS कर लेते हैं, वहां पे भी एनालिसिस हो जा रही है, LLB करते हैं उसमें भी लॉ की एनालिसिस हो जा रही है, तो सर फायदा क्या हुआ, एक ही कर लेते से अच्छा? नहीं सर, फायदा है, फायदा है, दोनों का फायदा है, दोनों को साथ में करने का डबल फायदा होता है। कुछ आपको बच्चे मिलेंगे, कुछ कुछ कैटेगरी आपको बच्चे कैसे देखो, कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। एक कैटेगरी होगी, कुछ आपको लोग मिलेंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे जो बोलेंगे सिर्फ मैंने कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स किया एंड आई एम द प्राउड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। दूसरे आपको मिलेंगे, वो बोलेंगे सर CS मैंने नहीं करी, मैंने LLB कर ली, तो मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूं और मैंने उसको कंप्लीट भी कर लिया, एंड टुडे आई एम दी मेंबर ऑफ द बार काउंसिल, ठीक है, आइदर ऑफ द स्टेट्स और ऑल ओवर इंडिया, वो आपके ऊपर है। और तीसरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स आपको ऐसे भी कुछ मिलेंगे जो बोलेंगे कि आई एम द प्राउड मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया एंड प्लस आई एम ऑल्सो द मेंबर ऑफ बार काउंसिल। आपको ऐसे भी मिलेंगे। अब आप सोचो, एक बंदे ने सिर्फ CS करा है, एक बंदे ने सिर्फ LLB करी है, और एक ऐसा है जिसने दोनों करा है। अब आप खुद बताओ कि प्रायोरिटीज किसको मिलेंगी? आप खुद बताओ प्रेफरेंस सबसे ज्यादा किसकी होगी? क्योंकि इन फ्यूचर ऑब्वियसली बात है, आप क्या करोगे, आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में जाके वहां काम करोगे, बड़े बड़े फर्म्स हैं वहां जाके काम करना है आपको, क्लियर है? तो आप सोचो आपको प्रायोरिटी किसको मिलेगी? ऑब्वियस ही बात है, जो नंबर 3 पे है उसको मिलेगी, बिकॉज दैट पर्सन इज होल्डिंग 2 डिग्रीज, ठीक है, और लॉ में उसके ऊपर कुछ अब है ही नहीं, कोई कमी बच ही नहीं है सर, अब कोई कमी है ही नहीं, क्लियर है? मैं आपको चलो कुछ इसके इंपॉर्टेंस बताता हूं, मैं क्यों इतना प्रेशर डाल रहा हूं कि बेटा LLB भी आपको करनी है CS के साथ साथ, और इसका कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। क्या कॉम्बिनेशन इसका वाकई में बढ़िया है? हाँ जी सर, वाकई में बढ़िया है। अब आप सुनो मेरी बात। पहले इंपॉर्टेंस, पहला पॉइंट, आप जब आप CS बन जाओगे, जब आप अपने पास LLB की डिग्री भी होल्ड करोगे, तो आप क्या करोगे, आप फ्यूचर में किसी कंपनी में जॉब के लिए जाते हो, ठीक है, आप कंपनी में जाओगे। अब दो कैटेगरी, एक बंदा जो सिर्फ CS है, एज अ CS जा रहा है, और दूसरा है जो CS प्लस LLB की डिग्री होल्ड कर रहा है, वो जा रहा है। अब कंपनी सेक्रेटरी गया कंपनी में जॉब के लिए, वो जॉब कर रहा है, ठीक है, मैं बोलता हूं अच्छा कंपनी सेक्रेटरी है, उसके पास अगर अच्छी नॉलेज है तो उसको अच्छी जॉब मिलेगी, ठीक है, मगर एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट होगा, उसको वो संभाल रहा होगा। मैं बोलता हूं कि अगर एक नॉर्मल कंपनी सेक्रेटरी है, वो क्या पता सेक्रेटेरियल टीम है उसका हेड हो, सेक्रेटेरियल डिपार्टमेंट का हो, ठीक है, कंप्लाइंस ऑफिसर हो, कंप्लाइंस का काम देखता हो,
मगर अगर वही बंदा के पास, उसी बंदे के पास सीएस की डिग्री के साथ साथ एलएलबी की भी डिग्री है, हाँ, तो जो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है ना सर, हाँ, वो जस्ट डबल ट्रिपल हो जाती है अपने आप। क्या पता आपके बॉस को ये लगे भाई इसको तो हर तरीके के लॉज आते हैं, हर तरीके के कानून आते हैं इसको तो, हाँ, तो क्यों ना इसे कंपनी का लीगल डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए, नहीं तो इसको भाई जनरल मैनेजर बना देते हैं ऑफ दी लीगल डिपार्टमेंट, नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, क्या पता आप डायरेक्टर ही बन जाओ लीगल टीम के। कैसा लगेगा सर? कैसा लगेगा जब आपको इस पोजीशन में आपको काम दिया जाए? सर जबरदस्त जो मजा आना है ना, वो उसका लेवल आप सोच भी नहीं सकते कि अगर आप पूरी लीगल टीम को ही संभाल रहे हो, आप उसी के हेड बना दिए गए। हाँ, लीगल टीम में काम करना इज डिफरेंट, और लीगल टीम को हेड के लेवल पे बन जाना, एक तरह से लीगल टीम को कंट्रोल करना पूरा, एक वो चीज अलग है। क्लियर है? दूसरा पॉइंट क्या है, इसका और क्या फायदा हो सकता है इस दोनों को करने का, सीएस प्लस एलएलबी का? मैं बोलता हूं, आप बोलते हो मैं किसी कॉर्पोरेट में नहीं जाता, मैं जाऊंगा लॉ फर्म के अंदर। अब लॉ फर्म के अंदर भी अपॉर्चुनिटी है, हाँ, तो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं, ठीक है, अलग अलग। मैं बोल सकता हूँ, आप एक बार गूगल में भी देख लेना, गूगल में आप डाल के देखना कि टॉप 20 लॉ फर्म्स इन इंडिया, आपको अलग अलग नाम दिखेंगे, बड़े बड़ी फर्म्स हैं वो। ऐसे मैं बोल सकता हूँ एजीबी एंड पार्टनर्स, हाँ, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, ट्राई लीगल, खैतान एंड कंपनी, ये सब बहुत बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं। तो इसके अंदर भी एंट्री आपको मिलती है। ये नहीं बोलूंगा कि सीएस को एंट्री नहीं मिलती, मिलती है, सीएस को भी एंट्री मिलती है, बट अगर सीएस के साथ साथ आपके पास एलएलबी की डिग्री है ना, तो लॉ फर्म्स में जो एंट्री है ना, उसके चांसेस अपने आप बढ़ जाते हैं, अपने आप बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स है उनकी प्रेफरेंस ही क्या है, लॉ लॉ लॉ, कानून आना चाहिए अच्छे से आपको, हाँ, अच्छे से कानून आना चाहिए, तो वही हमेशा ढूंढते ऐसे लोगों को है जिनके पास लॉ की डिग्री मतलब एलएलबी की डिग्री भी हो। तो सीएस की है, वेल एंड गुड, उसको भी रखेंगे, हाँ, मगर साथ में अगर लॉ की डिग्री भी आपके पास है, तो जो आपकी प्रायोरिटी आपको मिलेगी ना, कंपैरिजन ऑफ होल्डिंग जस्ट अ डिग्री ऑफ अ सीएस, वो आपकी डबल हो जाएगी, वो आपकी डबल हो जानी है, क्योंकि उनको पता है, क्योंकि बनता है ये बंदा मेरे हर तरीके के काम में आएगा, हर तरीके के काम में आना ही आना है, चाहे उसको कहीं भी भेजा जाए, चाहे उसको क्वासी कोर्ट में भेजा जाए, चाहे उसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं भी अगर जाना है तो ये जा सकता है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट इसमें क्या है, अपीयरेंस, जो अभी मैं बात कर रहा हूं कोर्ट्स में जाने की, उसकी बात कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास सीएस के साथ एलएलबी की डिग्री भी है सर, तो आपका जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस कहां पे, क्वासी कोर्ट्स में इजीली से आप जा सकते हो, एज अ सीएस भी आप क्वासी कोर्ट में जा सकते हो, बट एज अ सीएस आप हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा पाओगे, ठीक है। तो सीएस के साथ एलएलबी की डिग्री अगर आपके पास है, तो सर आपके लिए हर एक कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, फिर तो तब तो आप किसी भी कोर्ट में चले जाओ। अगर नॉर्मल सीएस है तो आप एनसीएलटी तक जा सकते हो, नेशनल कंप्लेंट और ट्राइब्यूनल, अगर कोई भी कॉर्पोरेट मैटर है तो आप एनसीएलटी तक जा सकते हैं। मगर अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री भी है तो आप हर जगह जा सकते हो। और ऑब्वियस सी बात है कि जो लिटिगेशंस के मैटर होते हैं ना, ये कोर्ट हियरिंग के मैटर्स होते हैं सब, इसके लिए ऑब्वियस सी बात है प्रेफरेंस जो सबसे ज्यादा दी जाती है वो किसको दी जाती है, वो सर जो लॉयर्स होते हैं उनको ही दी जाती है, जो लॉयर्स होते हैं उनको ही दी जाती है, क्योंकि डोमिनेंस होता है, उनके डोमिनेंस है केस लड़ने पे, उनका डोमिनेंस है। तो अगर आप होल्ड करते हो एलएलबी की डिग्री तो वेल एंड गुड, आप कहीं भी किसी भी टाइप के कोर्ट में आपको एंट्री मिलेगी और आप जाके अपना केस लड़िए। यही एक कारण है कि जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स हैं जो अपने क्लाइंट्स के लिए केसेस लड़ते हैं, जो अपने क्लाइंट्स के लिए केसेस लड़ते हैं, वो ज्यादातर क्या उनकी प्रेफरेंस होती है कि बंदे के पास एलएलबी की डिग्री भी साथ में हो। हाँ, ऐसा नहीं कि सीएस को नहीं मिलेगी जॉब, वहां पे मिलेगी सीएस को भी जॉब, मगर एक एरिया है जो ना वो और वाइड हो जाएगा अगर आपके पास एलएलबी की डिग्री भी है तो। मेरा अब आप सोच रहे होगे सर इतना प्रेशराइज करे जा रहे हैं एलएलबी के लिए, हाँ सर आप तो सीएस के टीचर हो, सीएस पढ़ा दो, क्यों एलएलबी के बारे में इतना जोर डाल रहे हो एलएलबी के ऊपर? बेटा इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि मुझे पता है, मुझे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है इन चीजों का, मैं गया हुआ हूं, मैंने भी ट्रेनिंग एक लॉ फर्म में करी हुई है, मैंने भी ट्रेनिंग एक लॉ फर्म के अंदर करी है, वैश एंड एसोसिएट्स में मैंने ट्रेनिंग करी हुई है, ठीक है। वो भी जो लॉ फर्म है वो भी इट इज वन ऑफ द बेस्ट लॉ फर्म इन इंडिया, टॉप 20 में वो भी आती है।
उसके मैंने भी करी है। तो मेरे बॉस जो थे वो क्या करते थे, मेरे साथ और भी ट्रेनीज थे वहां पे, तो क्या करते थे कि बोलते थे कि माधव कल 10 बजे सुबह हाई कोर्ट में मिलना है। ठीक है, क्यों मिलना है भाई, दूसरे भी तो लोग बैठे हैं, हाँ, उनको क्यों नहीं बोलते थे? इसलिए नहीं बोलते थे क्योंकि मेरे पास सर उस समय एलएलबी की डिग्री भी थी। उनको ये लगता था कि ये बंदा मेरे काम आएगा। हाँ, फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्लाइंट की कोई हेयरिंग है तो उसके लिए इसको भेजा जा सकता है वहां पे। तो मुझे सिखाने के लिए वो मुझे साथ में अपने लेके जाते थे, तो मैं जाता था उनके साथ हाई कोर्ट। हाँ, अलग हाई कोर्ट भी जाता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी जाता था उनके साथ। तो वहां पे मैं देखता था। तो वहां पे जाने का मजा जो है ना सर, एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर जो है वो जबरदस्त होता है। हम लोगों ने बस अभी टीवीज में देखा हुआ है, न्यूज में देखा हुआ है बस, मगर वहां पे कब जाइए, हाँ, आपको मौका मिलेगा, जरूर मिलेगा। वहां जाओ आप देखो कैसे हियरिंग्स चलती हैं। हाँ, जज कैसे बातें करता है, एडवोकेट्स कैसे अपने आर्गुमेंट्स पेश करते हैं, एक तरह से कैसे एविडेंसेस देते हैं। हाँ, तो वो आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। क्लियर है? मगर वही है कि प्रायोरिटी कैसे मिलेगी आपको? प्रायोरिटी सर वैसे ही मिलेगी कि आप इसके साथ सीएस के साथ साथ, क्योंकि सर आप लॉ की फील्ड में तो एंटर कर गए ना, अब आप सीएस में अब आ गए हो तो लॉ की फील्ड में तो एंटर कर गए हो। तो भाई ऐसा क्यों ना किया जाए कि लॉ को अच्छे से ही पढ़ लिया जाए? ऐसा क्यों ना करा जाए? तो अच्छे से पढ़ने के लिए अगर उसके साथ में कोई और भी डिग्री है जिसका कॉम्बिनेशन अच्छा बन सकता है, उसको क्यों ना करा जाए? उसको भी साथ में कर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जो आपका फील्ड है वो एकदम ओपन हो जानी है। आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, लीगल साइड में किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो बेटा। क्लियर है? तो ये बात जो आपको मैं समझा रहा हूं आज, ये आपको आज ही समझ आ जाए तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है आज समझ आ जाए तो। नहीं तो बेटा फ्यूचर में तो आपको समझ आएगी आएगी कि सर ने ये बात समझाई थी और वो बात एकदम सही निकली है। क्लियर है? तो सीएस प्लस एलएलबी बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट कॉम्बिनेशन, इसके ऊपर कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। किसके लिए? लीगल साइड में जाने के लिए। क्लियर है? तो भाई अब हमारे सब्जेक्ट पे आते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है सर? हमारा सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉज। हाँ, अब मेरा जो फोकस था ना, बार बार मैं एलएलबी के बारे में बोल रहा था सीएस के साथ साथ, इसलिए बोल रहा था क्योंकि ये जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इसके अंदर सर, इस सब्जेक्ट के अंदर 17 चैप्टर्स हैं जो हमारे सिलेबस में है सीएस के। 17 चैप्टर हैं और हर एक चैप्टर अलग अलग लॉज है। ठीक है, हर एक चैप्टर अलग अलग कानून के बारे में बताएगा। मैं एग्जांपल देता हूं, आपका चैप्टर का एक नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है, एक चैप्टर है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक है इंडियन पीनल कोड, आईपीसी बोलते हैं। ठीक है, आईपीसी की धारा सुना होगा आपने, न्यूज में आता रहता है। ठीक है, और इसके अलावा आपके चैप्टर लिमिटेशन एक्ट, उसके अलावा एविडेंस एक्ट, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। ये अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, और यही 17 चैप्टर, एक 17 तरीके के कानून है। 17 तरीके के क्या है? कानून। अभी आप एक एक सिंगल सिंगल चैप्टर पढ़ोगे और 17 चैप्टर जब पढ़ लोगे तो आपका एक सब्जेक्ट हो गया। इसको आपको क्लियर करना है सीएस के एग्जाम को पास करने के लिए। ठीक है, मगर जब आप सर फ्यूचर में एलएलबी परस्यू करेंगे, जब आप एलएलबी करेंगे ग्रेजुएशन के बाद, तो आप ये देखोगे कि ये जो पर्टिकुलर एक एक चैप्टर थे ना, ये एक एक पर्टिकुलर वहां पे सब्जेक्ट होंगे आपके। जैसे सिविल प्रोसीजर कोड तो एक सेपरेट सब्जेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का एक सेपरेट सब्जेक्ट है वहां पे, एविडेंस एक्ट एक सेपरेट सब्जेक्ट, लिमिटेशन एक सेपरेट सब्जेक्ट। तो अलग अलग सब्जेक्ट बन जाएंगे, यही है कि पर्टिकुलर पर्टिकुलर चैप्टर्स आपके। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, यहां पे हम लोग बेटा बनाएंगे बेस। यहां पे हम लोग जबरदस्त तरीके का बेस बनाना है, ऐसा बेस बनाना है कि कॉन्सेप्ट अच्छे समझने हैं और सीएस का एग्जाम तो निकालना ही निकालना है। मगर ये नहीं कि सीएस का एग्जाम पेपर बेटा निकल गया तो भाई छुट्टी हो गया खत्म। हाँ, एग्जाम निकल गया खत्म, नहीं सर। एग्जाम निकल गया उसके बाद यही आपको काम आएगा जब आप एलएलबी करेंगे, और यही आपको कम आएगा जब आप किसी लॉ फर्म्स में जाके आप काम करोगे, तो वहां पे भी आपको यही चीजें काम आएंगी। तो आप सोच लो, अब से आपका बेस बनने जा रहा है, अब से आपका बेस बनने जा रहा है। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी रेलेवेंस अभी शायद आपको ना समझ आए, मगर फ्यूचर में आपको लगेगा ये सब्जेक्ट ही सब कुछ था। बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है ये। क्लियर है? और ये बता देता हूं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। ऐसा इसके अंदर है कि आपको लगेगा ये तो डेली के केसेस के हिसाब से है, मेरी सोसाइटी में ये सब होता रहता है, प्रॉब्लम होती रहती है,
और पुलिस के पास चले जाते हैं, केस फाइल कर देते हैं कोर्ट के अंदर, फिर उनकी हियरिंग होती है, उनके पास समन आता है। ठीक है, ये सब वर्ड्स आपने सुने होंगे खाली अभी, हाँ टीवी में देखा होगा, मूवीज में देखा होगा, हाँ मगर ये सब चीजें अब आप प्रैक्टिकली सब यहाँ पढ़ोगे। अब आपको एक एक प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे के मैं हर एक चैप्टर के बारे में डीप एनालिसिस कराऊंगा इसके अंदर। क्लियर है? तो चलिए देखते हैं भाई, हमारा क्या है सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉज। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉज। अब चलो ये देखते हैं कि सर इस सब्जेक्ट का मतलब क्या है, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है, ये इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है, और सर ये जर्नल लॉज वर्ड क्या है ये। क्लियर है? चलिए भाई शुरू करते हैं कि ये ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है एक्चुअल में। व्हाट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस? ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है दो वर्ड से देखिए डिराइव हुआ है। एक है वर्ड इसका ज्यूरिस एंड द सेकंड वर्ड इज प्रूडेंशिया। तो पहला है आपका ज्यूरिस एंड द सेकंड इज प्रूडेंशिया। तो ज्यूरिस का मतलब है लॉ, ज्यूरिस का मतलब होता है लॉ, एंड प्रूडेंशियल का मतलब होता है स्किल और नॉलेज ऑफ लॉ। तो इन शॉर्ट बोलेंगे ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या हो रहा है, नॉलेज ऑफ लॉ, लॉ की नॉलेज या स्किल ऑफ लॉ, लॉ को कैसे पढ़ना है, ठीक है, लॉ को कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाता है, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ नहीं होता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, स्टडी ऑफ लॉ, नॉलेज ऑफ लॉ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉ। क्लियर है? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या हो रहा है, नॉलेज ऑफ लॉ, ठीक है, नॉलेज ऑफ किसकी नॉलेज, लॉ की नॉलेज। The translation of the word means the study, knowledge or skill with regards to the law. जो लॉ है उसकी स्टडी करना, जो लॉ ऑलरेडी बन गया है उसकी स्टडी करने को हम लोग सर ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं। क्लियर है? लॉ को ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं बोलते हैं, लॉ की स्टडी को ज्यूरिस्प्रूडेंस बोला जाता है। लॉ की स्टडी को ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ की नॉलेज को, लॉ की इन्वेस्टिगेशन को, कि जो लॉ बना है हाँ वो कब बना है, कैसे बना है, क्यों बना है, किस सर्कमस्टेंसेस में बना है, हाँ उसकी डीप एकदम डीप एनालिसिस करना, डीप स्टडी करना, उसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्लियर है? अब एक बात बताओ सर, आप एक बात बताइए आप कि हम लोग सर क्या है, वी आर द ह्यूमन बींग्स, ठीक है, वी द ह्यूमन बींग्स, हम लोग इंसान है। क्लियर है? किसी को शक तो नहीं है, किसी को शक तो नहीं है, नहीं सर मैं तो इंसान नहीं हूं, नहीं नहीं सर हम लोग इंसान हैं, और जो भी इंसान है वी ऑल वांट टू लिव, कैसे रहना चाहते हो, इन पीसफुल सोसाइटी। सर पीसफुल सोसाइटी में रहना चाहते हैं, चैन की जिंदगी गुजारना चाहते हैं, पर सर ये दुनिया वाले नहीं जीने देते, दुनिया वाले नहीं जीने देते। तो कोई दिक्कत नहीं है, उसी में लॉ बोलता है कि मैं हूं उसके लिए, फिर अगर नहीं जीने देंगे तो फिर मैं हूं उसके लिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स खुशी खुशी अपनी बीवी और बच्चों के साथ चले गए वेकेशन में, घूमने जाते हैं, अपनी वाइफ को बोलते हैं चलो जी तुमको घुमा के लाते हैं, बच्चे भी चलते हैं, सब अच्छे से एक टूर पे होके आते हैं। तो ये चले गए सर कहाँ, वेकेशंस पे चले गए, लोग घूमने फिरने चले गए। क्लियर है? वेकेशंस पे गए मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स एंड फैमिली लिख देता हूँ, चलो अकेले नहीं गए, सबके साथ गए। मिस्टर एक्स जब वेकेशन से ना वापस आते हैं, जब वेकेशन से अच्छे से एंजॉय करके मूड फ्रेश करके वापस आते हैं, तो क्या देखते हैं, हाँ क्या देखते हैं, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे पहला स्टेप वेकेशन पे गए हैं, सेकंड स्टेप मैं बोलता हूँ रिटर्निंग हो गई, रिटर्निंग हो गई। थर्ड पॉइंट में क्या देखते हैं कि एक मिस्टर वाई थे, कोई मिस्टर वाई, मिस्टर वाई जो है क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मिस्टर एक्स के घर पे हैं, मिस्टर एक्स होम। मिस्टर वाई कहां पे है, मिस्टर वाई कहां पे है, मिस्टर एक्स के घर पे बैठे हुए हैं। अब घर पे बैठे हैं, आप मान लो ये उनकी उनकी बालकनी ले लो, मिस्टर एक्स की बालकनी ले लो, मिस्टर एक्स का वरांडा ले लो, कहीं भी हो, मिस्टर एक्स की होम बोल दो या मिस्टर एक्स की प्रॉपर्टी में देखा कि मिस्टर वाई बैठे हुए हैं।
और कैसे बैठे हैं भाई, अपना पूरा सामान वामान लेके आराम से वहां बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। मिस्टर एक्स बोलते हैं भाई आप कैसे आ गए इस घर के अंदर, आप कैसे आ गए इस घर के अंदर, ये घर तो आपका नहीं है। मिस्टर वाई बोलता है भाई मेरा मन करता है कि अब यही घर ले लूं और अब यहीं रहूं, मैं कहीं नहीं जाने वाला। मुझे आपकी बालकनी बहुत पसंद आ गई है, मुझे आपका बाहर का वरांडा जो है आपका वो मुझे पसंद आ गया, अब तो मैं अपनी कुटिया यहीं लगाऊंगा, अब तो मैं यहीं रहूंगा, मैं नहीं जा सकता, मुझे नहीं जाना कहीं। बताइए सर क्या है ये क्या है, क्या ये मिस्टर एक्स परेशान होंगे या खुश रहेंगे, ये बताओ आप। मिस्टर एक्स को क्या कोई प्रॉब्लम होगी या नहीं होगी? क्या कर सकते हैं मिस्टर एक्स? अब मुझे आप बताओ सर, ये जो मिस्टर एक्स हैं इनके पास क्या राइट्स हैं, इनके पास क्या राइट्स हैं, क्या इनके पास कुछ राइट है, ये कुछ कर सकता है कि नहीं कर सकता है मिस्टर एक्स? और ये जो क्या मिस्टर वाई हैं इनकी क्या कोई लायबिलिटी है या नहीं है? मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई बताइए, इनकी लायबिलिटी और उसके राइट्स है कि नहीं है? हाँ जी सर जरूर है, ऑब्वियस सी बात है सर, जरूर होंगे, क्योंकि सर ये तो केस सर एक ट्रेसपासिंग का केस बन रहा है। सर ये तो ट्रेसपासिंग का केस बन रहा है कि बिना किसी की मर्जी पे किसी की प्रॉपर्टी पे हम आ गए हैं, रहने लग गए हैं, ठीक है, और वो उसकी बिना मर्जी के आए हैं, वो उसकी इच्छा अनुसार नहीं आए, क्या करें उसकी बिना मर्जी के आए हैं, तो सर ये तो केस बन रहा है ट्रेसपासिंग का। और सर इसके लिए तो कानून भी बना हुआ है, इसके लिए तो सर कानून बना है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स भी है और आईपीसी भी है, दोनों है, क्योंकि ट्रेसपासिंग सर क्रिमिनल नेचर का भी हो सकता है, सिविल का भी हो सकता है, तो दोनों के लिए कानून बने हुए हैं। तो सर ऑब्वियस सी बात है, अगर सर कानून बने हैं तो सर ये जो राइट्स एंड लायबिलिटीज है इनकी कानून से ही तो आ रहा है, जहां से बना, तो इसके लिए लॉ है, तो इसके लिए क्या बना है, लॉ बना हुआ है। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज इंसान की कहां से पता चल रही है, उसको पता चल रही है उसका लॉ से, उसके जो उसके रिगार्डिंग कोई लॉ बना है वहां से उसको उसकी राइट्स एंड लायबिलिटीज पता चलती है, ठीक है। अब उस राइट्स एंड लायबिलिटीज को चेक करना, उसको देखना कि क्या भाई जो इनको राइट्स मिली है मिस्टर एक्स को वो सही है कि नहीं है, मिस्टर एक्स की लायबिलिटी जो है, मिस्टर एक्स किस किस चीज के लिए लायबल हो सकता है, जो उसको पनिशमेंट देगा कोर्ट, वो क्या वो पनिशमेंट एकदम सही है, वैलिड है, नहीं है, क्लियर है। तो ये सब की स्टडी करता है, कौन करता है, जो उसकी स्टडी करता है, उस सब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस की, जो उसको हक मिल रहा है, जो उसको राइट मिल रही है, क्या वो सही है, नहीं है, ऐसा अधिकार इसको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। हाँ, इन सब की पढ़ाई होती है, इन सब की इन्वेस्टिगेशन होती है, अलग अलग कानून बने हुए सर, अलग अलग कानून बने हैं, और अलग अलग कानून का क्या होता है सर, सब उसकी स्टडी करी जाती है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, और जो भी बंदा उसकी इन्वेस्टिगेशन बोलता है तो उसी को बोलते हैं सर ये है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसको बोला जाता है ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्योंकि सर जो सोसाइटी है ना, जो सोसाइटी है, ये आपकी जो अगर सोसाइटी है, सोसाइटी, सोसाइटी में लोग बैठे हुए हैं, ये आपके कुछ लोग को बैठा देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये सर सोसाइटी में कुछ आपके सही लोग भी होंगे जो एकदम राइट है, हाँ, और कुछ आपके होंगे जो गलत लोग होंगे, हर सोसाइटी में ऐसा ही है, हर सोसाइटी में ऐसा है, कुछ जगह आपको एकदम सही लोग मिलेंगे गलत, और कहीं आपको गलत मिलेंगे, मतलब ये क्या होंगे, जस्ट, और कुछ होंगे आपके अनजस्ट, फेयर और अनफेयर, ठीक है। कोई ईमानदार होगा, कोई बेईमान होगा सर, हाँ, कुछ होंगे जो ओबे करते हैं लॉज को, और कुछ होंगे सर जो डू नॉट ओबे, मैं डू नॉट लिख देता हूं यहाँ पे, कुछ ऐसे होंगे। तो सर जो ओबे करेंगे उनके लिए गवर्नमेंट, उसके लिए गवर्नमेंट जो रूल्स बनाई है, लॉज बनाई, सब उनके साथ में होगा, उनके फेवर में ही होगा, तो कानून को फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है। और जो ओबे नहीं करेंगे तो उनके ऊपर सर रेज होती है लाइबिलिटीज, उनके ऊपर लगती है लाइबिलिटीज, और यहां पे सर नो लाइबिलिटीज, इस साइड कोई लाइबिलिटी नहीं, क्योंकि ये तो ओबे कर रहे हैं, लॉ को तो फॉलो कर रहे हैं, क्लियर है। तो लॉ को जो फॉलो करता है, तो लॉ को जो फॉलो करता है उसके ऊपर सर कोई लायबिलिटी नहीं है, जो लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है उसके ऊपर हमेशा लायबिलिटीज होंगी। तो लॉ कभी भी बनता है, तो लॉ कभी बनता हूं, या मैं बोल सकता हूं फॉर द प्रॉपर एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी, फॉर द प्रॉपर एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी द लॉज शुड गिव, द लॉज शुड गिव द सिटीजन्स, क्या क्या दे सकता है लॉज उनको, उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज बताता है और उनकी लायबिलिटीज बताता है। तो दो चीजें हैं, तो दो चीजें हैं, तो लॉ बताता है क्या है, लॉ क्या बताता है
क्या बताता है? या तो आपको बताएगा आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज क्या हैं आपकी, और या तो आपको बताएगा सर आपकी लायबिलिटीज। अगर आप गलत करोगे तो आपकी ये लायबिलिटीज है, तो आपकी ये लायबिलिटीज है। क्लियर है? आता है समझ? समझ आता है? तो अब ये राइट्स कौन कौन सी है, लायबिलिटीज कौन कौन सी है, हाँ, ये सब की स्टडी होती है, और उसी स्टडी को बोलते हैं सर ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिंपल सा है, लॉ बन गया, लॉ बन गया, उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोल आता है। लॉ बनने के बाद कोई कानून बन गया है, उसके बाद जो रोल आता है वो ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोल है, उसको पढ़ने का, उसको समझने का, ठीक है, उसकी इन्वेस्टिगेशन करने का, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ नहीं है, लॉ अलग चीज है, ज्यूरिस्प्रूडेंस अलग चीज है। लॉ एकदम रिजिड होता है और ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो फ्लेक्सिबल होता है। क्लियर है? अभी आगे स्लाइड आएगी, आपको दिखा दूंगा, लिखा हुआ डिफरेंस दोनों में, वहां देख लेना। क्लियर है? तो अगर बोला जाए सर, इन शॉर्ट अगर बोला जाए, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है सर? ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? मैं बोलता हूं ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है सर फाइंडिंग आउट द फाइंडिंग आउट द रीजनिंग, फाइंडिंग आउट द रीजनिंग बिहाइंड द लॉ, कि लॉ कोई बना है तो क्यों बना है, लॉ अगर बना है क्यों बना है, क्या सरकमस्टेंसेस होंगी, क्या सिचुएशंस होंगे, हाँ, किसी बंदे को कोई अधिकार दिया गया तो क्यों दिया गया, किसी बंदे को अगर लाइबल ठहराया गया, उसको पनिशमेंट दी गई, हाँ, तो क्यों दी गई। क्लियर है? अब पनिशमेंट से मुझे याद आया एक चीज, पनिशमेंट से अगर एक चीज याद आई, अब मैं आपसे बोलता हूं कि अगर कोई कानून बना है, कोई लॉ बना है, पनिशमेंट वर्ड से याद आया मुझे कुछ, आपको बता रहा हूं भाई, कि अगर मैं बोलता हूं सर कोई लॉ बना है, लॉ, ठीक है, अब ये लॉ जो बना है उसमें मैं बोलता हूं कि कोई पनिशमेंट अगर नहीं है, ठीक है, लॉ विदाउट पनिशमेंट, ये लीजिए, लॉ विदाउट पनिशमेंट, पनिशमेंट है ही नहीं। तो आप बताओ सर, आप अपने आप से पूछो, अपने आप से आप लोग पूछो कि कौन कौन इस लॉ को फॉलो करेगा, कौन कौन इस लॉ को फॉलो करने वाला है जिसमें पनिशमेंट है ही नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपसे एग्जाम्पल मैं आप बताता हूं, चलिए मैं बोलता हूं कि मोटर व्हीकल एक्ट है, ठीक है, मोटर व्हीकल एक्ट है, और उसके अंदर लिखा हुआ है, एज्यूम करो, मान लेना, ठीक है, उसको मानो कि उसमें लिखा हुआ है कि रेड लाइट आपको जंप नहीं करनी है, दैट्स इट, कि जब भी आप जाओ, सिग्नल अगर देखा कि रेड लाइट है तो आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी, दैट्स, उसके आगे कुछ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा कि आप रेड लाइट जंप करोगे तो इतना फाइन है, इतना पेनल्टी, कुछ नहीं लिखा। बताइए सर, बस लिखा है रेड लाइट जंप नहीं करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा। बताओ क्या करोगे आप? बताइए, रेड लाइट जंप नहीं करनी, कौन कौन रुकेगा? सर कोई नहीं रुकने वाला, कोई भी नहीं रुकने वाला है, कोई भी नहीं रुकेगा, सब चल देंगे, सब चलेंगे। क्यों? क्यों चलेंगे वहां से? क्योंकि वो सर कोई दिक्कत नहीं है, लिखा है नहीं करना, तो हम लोग तो सर रूल ब्रेकर हैं, हम लोग को तो तोड़ने ही मजा आता है रूल, लिखा हुआ है नहीं क्रॉस करना, हम तो क्रॉस करेंगे, क्यों? क्योंकि फिर पेनल्टी तो है ही नहीं, कोई फाइन भी नहीं, कोई क्या करेगी सरकार। चलो भाई, ये तो हो गया नो पेनल्टी वाला, नो पेनल्टी, ठीक है, नो पेनल्टी, पहला केस था, इसी का केस बता रहा हूं, विदाउट पनिशमेंट में पहला, नो पेनल्टी। दूसरा मैं बोलता हूं लेस, लेस पेनल्टी, लिखा हुआ है इसी में, वो मोटर व्हीकल एक्ट में मान लेते हैं, प्रिज्यूम करते हैं कि लिखा है कि अगर आप रेड लाइट जंप करते हैं ना तो 100 रुपए फाइन है, 100 रुपए फाइन है। हाँ, अब कोई कोई बिगड़े बच्चे, बिगड़े लोग, पैसा बहुत है, क्या करेंगे? अरे कोई दिक्कत नहीं यार, 100 रुपए का तो फाइन है, छोड़ो यार, चलो, करेंगे, हाँ जी सर, करेंगे। थर्ड केस, हैवी पेनल्टी, रेड लाइट जंप करेंगे तो लिख दिया कि 2000 रुपए का फाइन है। बताओ भाई कितने लोग करेंगे? सर ऑटोमेटिकली नंबर अपने आप कम हो जाएगा। तो जितनी हार्श पनिशमेंट होती है ना सर,
उतना लोग लॉ को फॉलो करते हैं। जितनी हार्श या जितनी सीवियर पनिशमेंट होती है उतना ही लोग लॉ को फॉलो करते हैं। दिस इज द बिटर ट्रुथ, ये सच है कि लॉ को फॉलो करना है तो सर पनिशमेंट्स हो गई, जो पेनल्टीज आपकी हो गई हैं उसको थोड़ा सीवियर कर दो। आप देखो, आप अभी का एग्जांपल ले लो, अभी का एग्जांपल आप देख लो, दिल्ली में देख लो, हाँ, वेयरिंग ऑफ मास्क कंपलसरी बन गया है। हाँ, आज अगर आप मास्क नहीं पहनते तो आज 2,000 रुपए चलान है। अर्लियर इट वॉज ओनली 500। जब 500 रुपए चलान था तो फॉलो ही नहीं कर रहा था कोई। हाँ, बहुत कम लोग फॉलो कर रहे थे। और आज 2,000 रुपए चलान है तो घर से निकलते समय मास्क याद रहता है कि भाई पहन लो, नहीं तो 2,000 रुपए चलान कट जाएगा। क्यों? क्योंकि सर कानून आ गया है, कानून बन गया तो लॉ है। ठीक है, तो जब 500 होगा, जब 500 होगा तो देखा गया, पढ़ा गया इसके बारे में कि भाई पब्लिक तो फॉलो कर ही नहीं रही कुछ, तो क्या इसको बढ़ाया जाए, बढ़ा के देखा जाए। बढ़ा के देखा तो भाई सब पहनना शुरू कर दिया अपने आप। क्लियर है? तो ये क्या, ये पनिशमेंट का इफेक्ट है, ये पनिशमेंट का इफेक्ट हो रहा है लॉ के ऊपर। क्लियर? और कुछ लॉ कुछ कुछ विद पनिशमेंट वाले भी होते हैं। विद पनिशमेंट वाले तो है ही, विदाउट वाले कुछ हैं, और विद पनिशमेंट वाले तो है ही। विद पनिशमेंट वाले जो है उसमें भी अलग अलग चीजें हैं सर, उसमें भी अलग अलग चीजें हम लोग बहुत पढ़ेंगे। और जो पनिशमेंट्स होती है ना, ये पनिशमेंट सर नॉर्मल भी हो सकती है और ये सीवियर भी हो सकती है। ये कैसी भी हो सकती है? पनिशमेंट्स जो होती हैं वो सीवियर भी होती है, नॉर्मल भी होती है। हाँ, कि भाई कुछ पैसे दे के भी छूट जाते हैं, ऐसा भी होता है। हाँ, 5,000 का फाइन, 10,000 का फाइन, वहां छूट जाएंगे। और कुछ कुछ सीवियर भी होंगी। हाँ, 3 साल की जेल, 7 साल की जेल, 14 साल की जेल, उम्र कैद, डेथ पेनल्टी, ऐसे भी रहेंगे। तो जो ये पनिशमेंट्स हैं, ये पनिशमेंट्स जो हैं, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे सीवियर हो, जैसी पनिशमेंट्स होती हैं लॉ के अंदर, ये डिपेंड करती है किस पे? डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ क्राइम। ठीक है? डिपेंड्स अपॉन द ग्रेविटी ऑफ क्राइम। क्राइम कैसा है उसके हिसाब से पनिशमेंट होती है। हाँ, जैसा क्राइम वैसी पनिशमेंट। मर्डर का पनिशमेंट अलग है, अटेम्प्ट टू मर्डर की पनिशमेंट अलग है। क्लियर है? ठीक है, तो क्राइम अलग अलग है और उनकी पनिशमेंट्स भी अलग अलग है, डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेविटी ऑफ द क्राइम। क्लियर है? तो ये थोड़ा पनिशमेंट के बारे में था। और जितनी हार्श पनिशमेंट होगी उतना लोग लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, और इन सब की जो स्टडी कर रहा है सर, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, उसको बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। इन सब की स्टडी के बारे में, हाँ, कि पेनल्टी कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और जेल 3 साल के लिए भेजा जाए इस क्राइम के लिए, या 7 साल के लिए भेजा जाए, या उम्र कैद दी जाए, या डेथ पेनल्टी दी जाए, या डेथ पेनल्टी नहीं दी जाए। इस सब के बारे में स्टडी होती है और उस सब की स्टडी को ही बोलते हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। और कब होता है इसका रोल, कब आता है ज्यूरिस्प्रूडेंस का? आफ्टर द लॉ, आफ्टर द मेकिंग ऑफ द लॉ। लॉ बन गया है उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस का, उसको पढ़ने का काम होता है, उसको इन्वेस्टिगेशन का होता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी चीज आ गई है तो कोई भी लॉ आया है तो परफेक्ट रहेगा। हमेशा कहीं ना कहीं उसमें फ्लॉज होते ही हैं, कमियां होती हैं, तभी अमेंडमेंट्स होती हैं लॉज में। ठीक है, तभी लॉज में अमेंडमेंट्स होती हैं। क्लियर है? 157 साल हो गए। एडल्ट्री एक था, ऑफेंस होता, एडल्ट्री ऑफेंस होता था। एडल्ट्री हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, हम लोग आईपीसी जब पढ़ेंगे तो वहां पे एक टर्म आएगा एडल्ट्री, जो पहले क्राइम होता था, मगर आज की डेट में एडल्ट्री क्राइम नहीं है। आज की डेट में एडल्ट्री क्राइम नहीं है। ठीक है, मैं बोलता हूं एडल्ट्री क्या होता है, ऐसे इन जनरल बता देता हूं आपको, कि अगर कोई मेल पर्सन, ठीक है, कोई मेल पर्सन इज हैविंग एनी सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, किसी का अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स है किसी दूसरे पति की पत्नी के साथ, ठीक है, किसी दूसरे हस्बैंड की वाइफ के साथ। क्लियर है? तो कोई क्या है, एक मेल है, एक मिस्टर एक्स है, ठीक है, ये मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स, अगर इनका कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है या कोई ऐसा रिलेशन है, कुछ भी रिलेशन है, किसके साथ है? मिसेज वाई, ठीक है, मिसेज वाई, ठीक है, समझ आता है? और ये मिसेज वाई और मिस्टर एक्स का आपस में कंसेंट भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर है? तो इस केस में आप ये नहीं बोलोगे कि मिस्टर एक्स को भैया जेल भेज दो, हाँ, मिस्टर एक्स को सजा मिलनी चाहिए, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए। ये सर पहले होता था, इसको बोलते थे द क्राइम ऑफ एडल्ट्री, इसको बोला था क्राइम ऑफ एडल्ट्री कि मिस्टर एक्स ने एडल्ट्री करी है। तो ये पहले क्राइम होता था, बट आज की डेट में इसको क्राइम नहीं बोला जाता है।
एंड एडल्ट्री इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम दी रेप। ठीक है, एडल्ट्री और रेप में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यहाँ पे मिस्टर एक्स ने मिसेस वाई का रेप नहीं किया है सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंसेंट है, दोनों की कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, दोनों के बीच में प्यार है, मोहब्बत है, जो भी है वो मुझे उससे मतलब नहीं है, मगर कंसेंट है। क्लियर है? और कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, भले ही मिसेस वाई शादीशुदा हो, उससे मतलब नहीं है। क्लियर है? तो इसको बोलते थे एडल्ट्री, आज भी एडल्ट्री बोलते हैं इसको, मगर ये आज की डेट में क्राइम नहीं, मगर पहले था। तो आप ये देखो, एक वैसे ही बता रहा हूं, 157 साल शायद था, मैंने कहीं पढ़ा था इसको, ईयर्स का कुछ ऊपर नीचे तो बात अलग है। तो ये क्राइम था, मगर आज की डेट में ये क्राइम नहीं, आज की डेट में क्राइम नहीं है। तो इतने टाइम से लॉ चल रहा था, लगा कि भाई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो लॉ चेंज हो गया, तो लॉ अमेंड हो गया। समझ आता है? तो लॉज अमेंड होते हैं टाइम टू टाइम एज पर द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, तो आपको पता ही होगा। क्लियर है? तो सोसाइटी और लॉ साथ साथ में चलते हैं, आपको पता है। तो लॉज चेंज होते हैं, ठीक है, और लॉज को चेंज करने से पहले उसकी डीप स्टडी होती है, एनालिसिस किया जाता है, इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। उसके पहले ही लॉ चेंज नहीं होता, लॉ बनने के बाद, उसके बाद ही प्रोसीजर पूरा होता है, उसके बाद अगर कोई कमी होती है तो उसको चेंजेस किए जाते हैं। क्लियर है? और फिर जो लॉ अमेंड होके आता है उसकी भी स्टडी होती है, उसकी भी स्टडी करी जाती है, किससे सब प्रॉब्लम इरेडिकेट हो गई है, नहीं हो गई है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट हो रही है, सब कुछ करा जाता है। ठीक है, तो उसी स्टडी को बोलते हैं सर ज्यूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं, उसी स्टडी को हम लोग बोल रहे हैं ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्लियर है? तो फाइंडिंग द रीजनिंग बिहाइंड द लॉ, इन्वेस्टिगेशन भी बोल दो सर एक वर्ड, इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ऑफ लॉज। तो एक और चीज बोल देता हूं, और क्या बोले इसको, reflecting the legal nature of law, nature of law। और भी बोल सकते हैं, ये भी बोल दो आप लोग, ये भी लिख सकते हैं आप एग्जाम में, स्टडी ऑफ द फिलॉसफी ऑफ लॉ, फिलॉसफी ऑफ लॉ। तो दिस इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, ये ज्यूरिस्प्रूडेंस है, दिस इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट लॉ। ठीक है, द स्टडी ऑफ लॉ इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, लॉ को पढ़ना, लॉ को समझना, ठीक है, वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्लियर है? मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ गया होगा कि ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या चीज है। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस देखिए लिखा हुआ है, स्टडीज एंड रिसर्च इज द लॉ। क्या है ज्यूरिस्प्रूडेंस? क्या है सर? स्टडीज एंड रिसर्च इज द लॉ, लिखा हुआ है यहाँ पे, स्टडीज एंड रिसर्च इज द लॉ, पहला पॉइंट। सेकेंड, इट्स हिस्ट्री। थर्ड, इट्स वेरिएशंस। फोर्थ, इट्स टेंडेंसीज। ठीक है, तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, स्टडीज एंड रिसर्च इज लॉज, अलग अलग लॉज हैं, उनकी स्टडी करना, उसको रिसर्च करना, और लॉ का क्या, इट्स हिस्ट्री, कि वो लॉ कब आया है, क्यों आया है, किस लिए आया है, उसकी वेरिएशंस, उसकी टेंडेंसी, इसकी ये पर्टिकुलर लॉ कहां कहां तक अप्लाई हो सकता है, इस सब चीज की स्टडी है ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्लियर? अब जो पढ़ते हैं इसको, दोज हु स्टडी ज्यूरिस्प्रूडेंस आर ऑल्सो रेफर टू एज लीगल थ्योरिस्ट, उनको आप बोल लो, उनको आप लीगल फिलोसोफर बोल लो, उनको सोशल थ्योरिस्ट ऑफ लॉ बोलो, किसी भी नाम से आप उनको कुछ भी बोल सकते हो। They seek a deeper understanding of the nature and reasoning of law, देखिए लिखा ना, रीजनिंग ऑफ लॉ, कारण, रीजनिंग ऑफ लॉ एंड द कंट्रीज लीगल सिस्टम, कि उनके देश का लीगल सिस्टम कैसा है। ठीक है, उसके देश का लीगल सिस्टम कैसा है। ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब ये नहीं है कि ओनली स्टडिंग द लॉज ऑफ इंडिया, ऐसा नहीं है। ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत वाइडर टर्म है, स्टडी ऑफ लॉ है, चाहे इस कंट्री के चाहे किसी भी कंट्री के। ठीक है, jurisprudence involves certain types of investigation into law, certain type of investigation। jurisprudence is not concerned, अच्छा भाई jurisprudence concerned किससे नहीं है, depriving rules from the authority and apply them to the problem, rather it reflects the nature of legal। सर ये तो लॉ हो गया, ये तो लॉ हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, jurisprudence is not concerned depriving rules from authority and apply them to the problem। jurisprudence का मतलब ये नहीं है कि कोई इशू आया आपके सामने, आपने देखा भाई इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व करने के लिए कौन सा कानून लगेगा, कौन सा रूल होगा, और उस रूल को देखा, अप्लाई करा और पहुंच गए कोर्ट में, इसका मतलब ये नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस का।
ज्यूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या होता है? इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द नेचर ऑफ लीगल रूल्स, कि वो जो रूल है पर्टिकुलर वो किस नेचर का है, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। ये तो सर लॉ हो गया, हाँ, कि पर्टिकुलर रूल को उठाया, इस केस में बैठाया कि हाँ ये रूल तो ये लॉ तो इस पर्टिकुलर केस में लगेगा, इसका सॉल्यूशन यहां से है, चले गए कोर्ट में उस लॉ के बेस पे, दैट इज लॉ, वो कानून है। मगर ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? इट रिफ्लेक्ट्स द नेचर ऑफ लीगल रूल्स। Thus law and jurisprudence are both different। ये देखिए मैं शुरू से बोला जा रहा हूं कि jurisprudence और जो आपका लॉ है अलग अलग है। लॉ क्या है? रिजिड। लॉ इज रिजिड एंड jurisprudence इज फ्लेक्सिबल। लॉ में हम लोग क्या देखते हैं? लॉ लुक्स फॉर रूल रेलेवेंट टू बी गिवन सिचुएशन। कोई गिवन सिचुएशन है, कोई गिवन केस है आपका, हाँ, अब मर्डर का केस है, हाँ, तो वहां पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, कौन सा सेक्शन लगेगा, कौन सा एक्ट को रेफर किया जाए, तो वो लॉ है। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या है? ज्यूरिस्प्रूडेंस में हम लोग पूछते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस में वी आस्क व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर अ रूल टू बी अ लीगल रूल। एक नॉर्मल रूल अगर है, उसको लीगल रूल बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उसकी स्टडी जो है दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। क्लियर है? तो thus the object of the jurisprudence is not to discover new rules। jurisprudence का मकसद ये नहीं होता कि नए नए रूल को निकालो, बट इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द रूल्स ऑलरेडी टेकन। देखा मैं बोल रहा था ना, जो ऑलरेडी लॉ बना हुआ है उसी की स्टडी करी जाती है, ठीक है? तो इट्स नॉट टू डिस्कवर न्यू रूल्स, उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं बोलता, वो उसको ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं बोलते हैं, वो ऑब्जेक्ट नहीं है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। ज्यूरिस्प्रूडेंस का ऑब्जेक्ट क्या है? रिफ्लेक्ट ऑन द रूल्स ऑलरेडी टेकन, जो लॉ ऑलरेडी बन गए हैं उनको देखना, उनको पढ़ना। क्लियर है? लॉ क्या है? ये तो नॉर्मल पॉइंट लिखा है यहाँ पे, एक लॉ के पीछे रीजनिंग होती है सर, लॉ का पीछे उसकी ट्रू मीनिंग होता है, और लॉ को ये देखा जाता है कि इंटेंशन ऑफ इट्स मेकर्स व्हाइल पासिंग दी लॉ। तो कोई भी कानून बनता है उसके पीछे हमेशा उसकी रीजनिंग होगी कि क्यों ये पर्टिकुलर लॉ को बनाया गया है। क्लियर है? उसके पीछे उसका मीनिंग रहेगा, और उसके साथ साथ ये भी बताएंगे कि उसके पीछे, इस कानून को बनाने के पीछे लॉ मेकर्स की क्या इंटेंशन होगी, क्यों इस लॉ को बनाया गया, क्या इसकी जरूरत पड़ गई। क्लियर है? तो ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या करता है सर? ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स लॉ मेकर्स व्हाइल मेकिंग द लॉज, एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस हेल्प्स द जजेस एंड लॉयर्स व्हाइल इंटरप्रेटिंग द लॉज। ये देखिए ज्यूरिस्प्रूडेंस का रोल दोनों जगह है, लॉ मेकर्स के लिए भी है और जजेस एंड लॉयर्स के लिए भी है, क्योंकि दोनों को पढ़ना होता है। तो लॉ मेकर्स के लिए है क्या? व्हाइल मेकिंग दी लॉज, जब वो लॉ बनाए तो उनको समझ आ जाए हाँ भाई इसके पहले कौन सा लॉ था, उसमें ये कमियां थी, उसको पूरी करनी है हमें अब इस अगले नए लॉ में, तो उनको भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। और जजेस और लॉयर्स को तो ऑब्वियस ही बात है, पढ़ना ही पढ़ना है, व्हाइल इंटरप्रिटेशन ऑफ दी लॉज, व्हाइल इंटरप्रिटेशन ऑफ दी लॉज। तो सर अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ज्यूरिस्ट हैं जो पढ़ते हैं लॉ को, लॉ एक्सपर्ट्स जो होते हैं उनको लॉ ज्यूरिस्ट बोला जाता है। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ज्यूरिस्ट हैं, अलग अलग टाइम्स में उन्होंने अलग अलग डेफिनेशन या अलग अलग मतलब बताया है ज्यूरिस्प्रूडेंस का। तो इसका मतलब ये है कि ज्यूरिस्प्रूडेंस इज नॉट कन्फाइंड टू ओनली वन सिंगल डेफिनेशन और वन मीनिंग, ठीक है? ज्यूरिस्प्रूडेंस के अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग ज्यूरिस्ट ने अलग अलग टाइम पे अलग अलग इनके डेफिनेशन दिया हुआ है, अलग अलग मतलब इसके समझाए हुए हैं। क्लियर है? तो देखिए लिखा हुआ है देयर इज नो सिंगुलर डेफिनेशन ऑफ द टर्म ज्यूरिस्प्रूडेंस। ज्यूरिस्प्रूडेंस मैं आपको शुरू से बोल रहा हूं इज अ वेरी वाइड टर्म, ज्यूरिस्प्रूडेंस बहुत ही वाइडर टर्म है। क्लियर है? तो ये आपका सर ज्यूरिस्प्रूडेंस है, दिस इज ज्यूरिस्प्रूडेंस। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो सर स्टडी ऑफ लॉ, ये आपका पहला जो पार्ट है ना, आपका पहला पार्ट आपके सब्जेक्ट का जो है ज्यूरिस्प्रूडेंस, दिस इज व्हाट ज्यूरिस्प्रूडेंस इज। क्लियर है सर? आता है समझ? नेक्स्ट आपका जो होगा वो है आपका इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट आपका क्या है सर? इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन क्या है सर? सर इंटरप्रिटेशन क्या चीज है सर? अगर ये आपको इंटरप्रिटेशन नहीं आती ना बेटा, अगर इंटरप्रिटेशन आपको नहीं आती, you can never be a good company secretary, you can never be a good advocate। आप बन ही नहीं सकते दोनों चीज, आप बन ही नहीं सकते सर। आप क्या पता आप बाद में सिविल जज के एग्जाम भी दे दो, यू कैन नेवर बी अ गुड जज ऑल्सो, क्योंकि इंटरप्रिटेशन की
स्किल तो बहुत जबरदस्त होनी चाहिए, एक कंपनी सेक्रेटरी की, एक एडवोकेट की, ठीक है, इनका तो रोल है ही यहाँ पे। इसके अलावा, इसके बिना तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपको लॉ पढ़ना ही नहीं आता, कानून को पढ़ना ही नहीं आता, तो फिर आप क्या करोगे सर? तभी हम लोग को जो सबसे ज्यादा जोर होता है कंपनी सेक्रेटरीज में, सीएस हम लोग सबसे ज्यादा जोर होता है वो इंटरप्रिटेशन पे होता है। इंटरप्रेट अगर आपको करना आ गया, लॉ को आपको पढ़ना आ गया, लॉ को समझना आ गया अगर, तो आप सब कुछ कर सकते हो। क्योंकि लॉ में सर अमेंडमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। हाँ, आज तो चलो मैं पढ़ा रहा हूँ, आज आपको सर पढ़ा रहे हैं, आज अलग अलग आप टीचर्स पढ़ा रहे हैं, क्लियर है। मगर एक लेवल जब आएगा, आप हाई स्टेजेस पे जाओगे, अपने आपके सीएस बन जाओगे, आप अपनी कंपनीज में जाओगे, आपके बॉस आपसे बोलेंगे भाई ये पर्टिकुलर वेबसाइट खोल, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया हुआ है, कुछ चेंजेस आए हैं, लॉ में अमेंडमेंट आ गई है। कंपनीज एक्ट ही ले लो, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट बहुत ऐसे आती है, कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आ गई है, तो पुराना लॉ पढ़ो, नया लॉ पढ़ो, और फिर एक इम्पैक्ट बताओ उसका कि नया लॉ आने से हुआ क्या। सर आपको जब नया लॉ, जो नई अमेंडमेंट आई है, अगर वही आपको नहीं पढ़ने आती, अगर आप वही नहीं पढ़ पाओगे, तो आप इम्पैक्ट क्या बताओगे, क्यों आया, किस लिए आया, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। हाँ, तो इंटरप्रिटेशन की स्किल जो है इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल दैट द सीएस मस्ट हैव। अगर ये नहीं है तो सर बहुत प्रॉब्लम हो जानी है, ये नहीं है तो दिक्कत ही दिक्कत है, इसके बिना प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, क्लियर है। तो इंटरप्रिटेशन में है क्या, एक्चुअली होता क्या है इंटरप्रिटेशन, क्या है इंटरप्रिटेशन? ऐसा नहीं कि कोई आपका ये लीगल डॉक्यूमेंट आ रहा है उसी का इंटरप्रिटेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन होती है, किसी भी डॉक्यूमेंट की इंटरप्रिटेशन होती है, कोई भी कागज में अगर कुछ भी लिखा हुआ, सबकी इंटरप्रिटेशन ही होती है। हाँ, क्योंकि जब तक इंटरप्रिटेशन नहीं होगी तब तक आप कंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक इंटरप्रिटेशन आपको नहीं आती होगी, ऊपर लिखा क्या है, तब तक आखिरी में आप नहीं पहुंच पाओगे कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली। ये कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी आपका लेटर हो, कोई भी आपकी डीड हो, कोई भी आपका एग्रीमेंट हो, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई एक्ट हो, कोई ऑर्डिनेंस हो, कोई ऑर्डर्स हो, कोई नोटिफिकेशन हो, किसी भी कोई भी डॉक्यूमेंट ले लो सर, सबकी इंटरप्रिटेशन होती है। सबको पहले पहले आपको पढ़ना पड़ेगा, पहला स्टेप तो रीडिंग है सर। सबसे पहले तो सर आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप पहले पढ़ोगे, फिर उसको आप समझोगे। पहले पढ़ना है, फिर उसको समझना है, फिर उसको लास्टली कंक्लूड करोगे। तो पहले तो सर पढ़ना, फिर समझना, और उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, उसका कंक्लूजन करना होता है, क्लियर है। इंटरप्रिटेशन की इंपॉर्टेंस क्यों है आपको पता है? इंटरप्रिटेशन की क्यों इंपॉर्टेंस है? आप देखो, अगर जो लॉ है, कानून है, लॉ मेकर्स जो हैं, इन्होंने ही लॉ बनाया है, इन्होंने ही लॉ बनाया है। जो लॉ मेकर्स हैं उन्होंने ही लॉ बनाया है। लॉ इन जनरल अगर देखा जाए, जो मोस्टली हमारी लैंग्वेज यूज होती है वो इंग्लिश होती है, ठीक है। तो लॉ है, मैं बोलता हूँ इंग्लिश लैंग्वेज में है, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में लॉ हमारे बनते हैं, क्लियर है। अब जो हमारी क्या, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, क्या वो एकदम प्रिसाइज्ड है एज अ मैथमेटिक्स? क्या एकदम प्रिसाइज्ड है हमारी लैंग्वेज? हाँ सर, 3 into 3 9, हाँ 9 into 3 27, एकदम प्रिसाइज मैथमेटिक्स। क्या वैसी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज है? नहीं सर, हमारी लैंग्वेज इतनी प्रिसाइज नहीं है, कमियां तो कहीं ना कहीं है लैंग्वेज में। क्या है सर? कमियां तो सर कहीं ना कहीं है। तो फिर क्या करोगे आप बताओ अब? और इंग्लिश लैंग्वेज को क्या मैं बोलूं, मैं इन जनरल बोलता हूं, यहां पे लिख देता हूं, नो लैंग्वेज इज परफेक्ट। कोई भी लैंग्वेज एकदम परफेक्ट नहीं है सर, कोई भी लैंग्वेज नहीं है परफेक्ट, और एम्बिग्विटी अराइज हो सकती है, कंफ्यूजन आ सकती है, ठीक है। एम्बिग्विटी अराइज हो सकती है, एम्बिग्विटी में अराइज, एम्बिग्विटी हो सकती है, ठीक है। क्या पता आपको पढ़ रहे हो कोई चीज, आपको क्लैरिटी नहीं आ रही हो, प्रॉब्लम हो रही हो, तो इसीलिए सर इंटरप्रिटेशन का रोल आता है। इसीलिए इंटरप्रिटेशन, क्योंकि जो लॉ भी लिखा हुआ है वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ है, और कोई भी लैंग्वेज तो परफेक्ट नहीं है, एम्बिग्विटी अराइज हो सकती है, कंफ्यूजन अराइज हो सकती है। क्या पता आप कोई चीज पढ़ रहे हो, आपको लग रहा हो सर इसका तो ये भी मतलब निकल रहा है और इसका तो ये भी मतलब निकल रहा है, करे क्या, करे क्या, कंफ्यूजन हो गई। अब आप कोई कानून पढ़ते हो, कोई लॉ पढ़ते हो, ठीक है, आप अब बोलते हो सर ये सेक्शन पर्टिकुलर मैं इस लॉ में पढ़ रहा हूं, हाँ
मगर जो ये सेक्शन है ना, ये जो बेसिक पर्पस है इस लॉ का, बेसिक पर्पस इस एक्ट का, उसको ही फेल कर दे रहा है। तो वो तो उसको ही फेल कर दे रहा है। एक पर्टिकुलर सेक्शन आप रीड कर रहे हो कोई एक्ट का, हाँ, और उसको आप पढ़ते जा रहे हो, आप देखते हो कि ये सेक्शन जो है ये अगेंस्ट जा रहा है उस पर्टिकुलर एक्ट के पूरा। अब क्या करें, तो लिखा तो हुआ है वहां पे, समझ आ रहा है। तो वहां पे इंटरप्रिटेशंस के रूल्स का रोल आ जाता है, अलग अलग रूल्स बने हैं इंटरप्रिटेशंस के, तो वहां पे इनका रोल आएगा। अभी मैं एक बार रूल का आपको थोड़ा सा बता दूंगा क्या क्या इसके अंदर है। तो इंटरप्रिटेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले से पढ़ना है, फिर उसको समझना है, एंड फाइनली व्हाट वी हैव टू डू इज कंक्लूजन। उसके बाद हम लोग कंक्लूड करते हैं कोई भी चीज का। द नीड ऑफ इंटरप्रिटेशन अराइजेज ड्यू टू, किस लिए होता है सर, ड्यू टू इम्परफेक्शंस ऑफ लैंग्वेज की, वही लिखा है जो भी मैंने आपको बताया है, वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है, वही चीज यहाँ पे मेंशन्ड है। क्लियर है, वही चीज यहाँ पे मेंशन हो गई। जब इंटरप्रिटेशन होता क्या, एक बार रीड कर लेते हैं। देखिए इंटरप्रिटेशन क्या है, इज अ प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, इज अ प्रोसेस ऑफ, तो क्या है सर, पहला तो बोलता हूं इंटरप्रिटेशन एक प्रोसेस है किसका, एप्लीकेशन, दिमाग को लगाना है, दिमाग, एप्लीकेशन ऑफ माइंड इज प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ठीक है, प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ माइंड है, दिमाग लगाना पड़ेगा सर, दिमाग का खेल। किस लिए दिमाग लगाना है, टू असर्टेन, टू असर्टेन, जानने के लिए, क्या जानने के लिए, ट्रू मीनिंग, जानने के लिए ट्रू मीनिंग किसका, कोई लॉ का या कोई डॉक्यूमेंट का। तो क्या है, इट इज अ प्रोसेस, इंटरप्रिटेशन एक क्या है, प्रोसेस है, इसका एप्लीकेशन, अपने माइंड को लगाना, एप्लीकेशन ऑफ माइंड, किसी चीज को पहचानने के लिए, जानने के, टू असर्टेन क्या, ट्रू मीनिंग, ये इंपॉर्टेंट बहुत वर्ड है, ट्रू मीनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ट्रू, क्योंकि मीनिंग तो बहुत निकलेंगे, मगर क्या मीनिंग, सच्चा मीनिंग है वो जानना है, ट्रू मीनिंग का, कोई भी लॉ का या कोई भी डॉक्यूमेंट्स का, ठीक है। इट इज डन बाय, कौन करता है इंटरप्रिटेशन, देख लीजिए, एडवोकेट्स, नंबर 1 एडवोकेट्स, नंबर 2 जजेस, नंबर 3 सीएस। ये देखिए आपका नाम आ गया बीच में, ये आ गया, तभी मैं फोकस डाल रहा था, तभी मैं फोर्स कर रहा आपको बार बार इंटरप्रिटेशन पे, क्योंकि आपका नाम है, देखिए यहाँ पे एक सीएस का रोल होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का रोल भी है, क्वासी कोर्ट्स भी है। तो लॉ शैल बी रीड इन इट्स स्पिरिट नॉट इन द वर्ड्स, ये देखिए, लॉ शुड बी रीड इन स्पिरिट्स नॉट इन द वर्ड्स, क्या लॉ बोलना चाह रहा है वो भी देखना है हमको। लॉ मेकर ने लिख दिया, साथ साथ आप वर्ड्स तो पढ़ो, ठीक है, वर्ड्स तो देखो, जो लॉ मेकर ने लिखा है वर्ड्स को वो पढ़ना है, ठीक है, रीड कर रहे हैं उसको रीड तो करना ही पड़ेगा, मगर साथ साथ ये भी देखो कि जो लॉ बना है उसमें लॉ मेकर की इंटेंशन भी क्या है वो भी देखना पड़ेगा आपको साथ साथ। तो जब आप इंटरप्रेट करो कोई भी लॉ को, जब इंटरप्रेट करोगे तो साथ में वर्ड्स तो देखना ही है। वर्ड्स अगर सर एकदम क्लियर है तब तो कोई दिक्कत ही आपको नहीं होगी, अगर वर्ड्स एकदम क्लियर है, कोई एम्बिग्विटी अराइज हो ही नहीं रही है, तब तो कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती आपको इंटरप्रिटेशन में। क्लियर है, और अगर कोई आपको एम्बिग्विटी अराइज हो रही है, वर्ड्स आपको क्लियर नहीं लग रहे हैं, एक वर्ड के दो दो तीन तीन मीनिंग निकल रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हम लोगों को लॉ का ये देखना होता है कि सर इसके पीछे लॉ मेकर की इंटेंशन क्या थी, ये पर्टिकुलर लॉ क्यों बनाया गया होगा। हाँ, जब ऐसे हम लोग सोच के पढ़ेंगे ना तो ऑब्वियस अपने आप ही हमारी इंटरप्रिटेशन सही हो जाएगी, अपने आप हमारी इंटरप्रिटेशन सही होगी। क्लियर है, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, अलग अलग रूल्स है सर, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स हैं, अलग अलग रूल्स है, ये पूरा अब मैं आपको इतना डिटेल में नहीं बता रहा हूं, कुछ क्यों नहीं बताऊंगा, इसके पीछे कारण है, हाँ, इसके पीछे कारण क्या, इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट नाम का एक चैप्टर है हमारा सब्जेक्ट के अंदर, हमारे पास पूरा इस चैप्टर ही एक दे दिया इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट। सोच लो क्या इंपॉर्टेंस होगी इसकी, इंटरप्रिटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, इस सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर का नाम ही एक चैप्टर ही दिया हुआ है, तो उस चैप्टर के अंदर हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूं कि क्या क्या इंटरप्रिटेशन के रूल होंगे, लिटरल होगा, मैं लिख भी नहीं रहा, ऐसे ही बता देता हूं आपको, लॉजिकल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, हार्मोनियस है, ठीक है, हार्मोनियस रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, मिसचीफ रूल है, ये सब आपके, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके इंटरप्रिटेशन के रूल्स हैं, कुछ कुछ एजेंडम जेनरेस हो गया, नोसिस हो गया, ये सब आपके इसके अंदर क्या है, इंटरप्रिटेशन के रूल्स है, ये सब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको, जब हम लोग अपना पढ़ेंगे, जब शुरू करेंगे सब्जेक्ट को तो वहां बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, तो जस्ट एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। तो
क्या बोलता है, ये जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये क्या बोलते हैं एक तरह से, कि जब कोर्ट के सामने कोई भी हियरिंग आ रही है, कोर्ट के सामने कोई भी केस है, तो कोर्ट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जज बैठा है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप के सामने जो केस आया है उसके रिगार्डिंग कोई जो लॉ है, जब उस आप लॉ को पढ़ रहे हो, जब उसको आप लॉ को रीड कर रहे हो ना, तो अगर उस लॉ में जो मीनिंग जो दिया है वो पूरा क्लियर है, एकदम क्लियर मीनिंग एकदम दिया हुआ है, कोई भी एम्बिग्युइटी अराइज नहीं हो रही है, तो आपको चुपचाप उसकी लिटरल इंटरप्रिटेशन करनी है, चुपचाप आपको लिटरल इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉ करनी है। आपको ये नहीं देखना है कि अपना आपको माइंड वहां पे यूज नहीं करना है, वहां पे कोर्ट अपना माइंड यूज नहीं करेगा कुछ भी। जो लॉ में लिखा है चुपचाप, अगर वेरी क्लियर मीनिंग आ रहा है तो चुपचाप उसको पढ़ते जाओ, चुपचाप पढ़ते जाओ, भले ही उसमें आपको ये लग रहा हो जज को कि अरे भाई ये सामने वाला जो बंदा खड़ा है बड़ा सीधा साधा लग रहा है मुझे तो, हाँ मन तो ऐसा करता है कि इसको माफ कर दिया जाए, या चलो सजा तो लिखी है 7 साल की, इसकी सजा मैं इसको दे देता हूं 1 साल की, 2 साल की, ऐसा अगर लिखा हुआ है तो सर ऐसा आप नहीं करोगे, ऐसा नहीं करोगे, क्योंकि जो कानून है सबके लिए एक ही है, कानून जो है सबके लिए एक है, ठीक है। तो जज वहां पे नहीं बोलेगा मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा है इसका केस कहां बैठेगा, इस पर्टिकुलर लॉ में लग रहा है नहीं लग रहा, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि जज वो बहाने नहीं बना सकता, क्योंकि अगर मीनिंग एकदम क्लियर क्लियर है, हाँ एकदम आपको लग रहा है कि हाँ ये पर्टिकुलर लॉ इस केस में लग रहा है और इस केस के लिए ये पर्टिकुलर पनिशमेंट है, पेनल्टी है, जो भी है, तो उसके लिए आपको वैसे ही आपको ऑर्डर्स पास करने पड़ेंगे, आप अपना माइंड वहां पे यूज नहीं करोगे। जज अपना माइंड कब यूज कर सकता है, जज अपना माइंड तभी यूज कर सकता है जब उसके सामने जो लॉ है उसमें कुछ एम्बिग्विटी अराइज हो रही है, मीनिंग उसका क्लियर नहीं हो रहा है, जज कंफ्यूज हो रहा है, जज को समझ नहीं आ रहा कि भाई दो मतलब निकल रहे हैं पर्टिकुलर केस से रिलेटेड, एक ये निकल रहा है एक ये निकल रहा है, मैं ये फॉलो करूं कि मैं ये फॉलो करूं, तो उस केस में क्या हो रहा है कि वहां पे कंफ्यूजन अराइज हो गई, उस केस में जज क्या करेगा, अपना माइंड यूज करेगा, ठीक है, वहां पे उसकी इंटरप्रिटेशन लॉजिकली इंटरप्रिटेशन होगी वहां पे उसकी, क्लियर है। तब आपको स्पिरिट ऑफ लॉ में जाना है, तब आपको देखनी लॉ मेकर की इंटेंशन क्या, मतलब यू आर गोइंग बियॉन्ड वर्ड्स, तो लिटरल का होता है विद इन वर्ड्स, ठीक है, लिटरल का मतलब जो वर्ड्स लिखे हैं वो, और जो लॉजिकल है वो क्या है, बियॉन्ड वर्ड्स जा रहे हो आप, शब्दों में जो लिखा है उसके भी ऊपर आप जा रहे हो, ठीक है। अब आप लॉ मेकर की इंटेंशंस को पकड़ना चाह रहे हो कि क्यों बनाया गया होगा ये लॉ, क्लियर, तो वो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन में आ जाता है। तो अलग अलग रूल्स दिए, अलग अलग रूल्स दिए, अगर एक ना लगे तो दूसरा लगाओ, दूसरा ना लगे तो तीसरा लगाओ, तीसरा ना लगे तो चौथा, अलग अलग रूल्स दिए, आपको कोई भी रूल आप लगाइए सर, रूल तो आपको लगाना पड़ेगा, उसी से आपकी इंटरप्रिटेशन प्रॉपर एकदम अपने आप हो जाएगी, अपने आप हो जाएगी। आपको एक एग्जांपल दूं, एक एग्जांपल दे, चलो आगे देता हूं एग्जांपल, अभी अभी देता हूं, अच्छा ये देखिए लिखा भी हुआ, जो अभी मैंने आपको बोला है वो लिखा है, एग्जांपल अभी आपको देता हूं, जो अभी मैं बोल रहा हूं उसका एग्जांपल देता हूं, ये जो लिखा है अगर पढ़ लो आप, इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द कोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, देखिए लिखा है कोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या लिखा है, कोर्ट इंटरप्रेट्स द लॉ, ऑब्वियस सी बात है, कोर्ट के सामने केस जाता है और कोर्ट इंटरप्रेट करता है लॉ को, उसके बाद ही अपनी जजमेंट देता है। ड्यूटीज ऑफ कोर्ट, कोर्ट की क्या ड्यूटीज होती हैं सर, जो लॉ होते हैं ना, लॉ कैन बी अनरीजनेबल और जस्ट एंड रीजनेबल, लॉ दोनों तरीके के होते हैं। तो लॉ जो है पास बाय द पार्लियामेंट, ठीक है सर, लेजिस्लेचर ने क्या करा है, लॉ पास किया है, ठीक है, पार्लियामेंट ने पास किया। अब कोर्ट की क्या ड्यूटी है, एडमिनिस्टर द लॉ एज इट इज, जैसा लॉ बना है सर वैसे ही आपको एडमिनिस्टर करना है, एज इट इज, एंड नॉट टू जज वेदर द लॉ इज जस्ट और नॉट। आपको ये नहीं देखना जो कानून बनाया है पार्लियामेंट ने वो फेयर है या अनफेयर है, आपको उससे मतलब नहीं है, आपको ये देखना है जो चीज लिखी हुई है, जो चीज लिखी हुई है आपको बस उसको एज इट इज पढ़ना है और एज इट इज उसको इंटरप्रेट करना, दैट्स इट, खत्म बात। कोर्ट और कुछ नहीं करेगा, कोर्ट कैन नॉट, कोर्ट ना ऐड कर सकता है कोई चीज, देखिए द कोर्ट हैव नो राइट टू ऐड, ऑल्टर और डिलीट, कोर्ट के पास कोई पावर नहीं है कि आप ऐड करने लग जाओ उसके अंदर, उसी लॉ में सेक्शन में आपको अपने आप से पेन उठाया, कॉपी उठाई और लिखना शुरू कर दिया, हाँ ऐड नहीं करोगे, ऑल्टर नहीं करोगे, डिलीट नहीं करोगे कोई, कोर्ट हैव नो पावर और चॉइस बट टू एनफोर्स द लॉ एज इट, कोर्ट के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, जो लॉ लिखा हुआ है उसी को आपको फॉलो करना है, अनटिल,
कब तक फॉलो करना है? until it has been amended by the parliament. जब तक पार्लियामेंट खुद से अमेंड नहीं करती पर्टिकुलर लॉ को, आपको वैसे ही लॉ को पढ़ना है और अपनी जजमेंट्स सुनाते जाना है. कोर्ट कैन नॉट डेविएट फ्रॉम द लेटर ऑफ लॉ. देखिए वर्ड्स ऑफ लॉ जो लिखा हुआ है, मतलब लिटरल इंटरप्रिटेशन से कोर्ट डेविएट नहीं हो सकता. इट मींस कोर्ट जनरली फॉलोज द लिटरल इंटरप्रिटेशन. जनरली देखिए क्या लिखा है, जनरली इन जर्नल क्या फॉलो करता है कोर्ट? लिटरल इंटरप्रिटेशन. बट इसके बाद एक बट है, बट कोर्ट में डेविएट फ्रॉम इट. कोर्ट डेविएट हो सकता है लिटरल इंटरप्रिटेशन से. कब मैंने बताया अभी, if the letter of law, when the words of laws are logically defective या unreasonable to great extent. समझ आ रहा है? तो लॉज रीजनेबल भी होते हैं, अनरीजनेबल भी होते हैं. शुरू में मैंने बोला मगर अगर अनरीजनेबल है मगर बहुत ज्यादा है तो उसमें वो अपना थोड़ा चेंज कर सकता है. और लॉजिकली डिफेक्टिव है और जो पर्टिकुलर एक्ट है, पर्टिकुलर लॉ बना है उसको फुलफिल नहीं कर रहा, उसका पर्पस को तो कर सकते हैं. एम्बिग्विटी है, डबल मीनिंग आ रहा है, 3-4 मीनिंग निकल रहे हैं. तो ये अगर ऐसे कुछ केस हैं, then in that case court may deviate from the literal interpretation, from the letter of laws. then in that case वो spirit of law को पकड़ सकता है. आता है समझ? this is interpretation. इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन. ठीक है, ये इंटरप्रिटेशन का रूल है. ये सब अलग अलग रूल्स हैं. देखिए मल्टीपल इंटरप्रिटेशन क्या लिखा है, लैंग्वेज यूज्ड इन द स्टैट्यूट में ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. देखिए वही चीज आ गई. हाँ, एक शब्द, एक स्टैंजा, एक पैराग्राफ, जो भी लेना ले लो, उसके अलग अलग मीनिंग निकल रहे हैं. ठीक है, एक पैराग्राफ में पढ़ता हूँ, एक सेंटेंस में पढ़ता हूँ, अब उसका एक ये भी मीनिंग निकलता, उसका ये भी निकलता. कौन सा फॉलो करे भाई? हाँ, अब जस्ट तो कंफ्यूज हो गया, कोर्ट कंफ्यूज हो रहा है कि सर किसको फॉलो करा जाए, समझ ही नहीं आ रहा. तो लैंग्वेज यूज इन द स्टैट्यूट में ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन. जो कि मैंने आपको शुरू में क्या बोला, जो लैंग्वेज है, जो इंग्लिश लैंग्वेज है या कोई भी एनी लैंग्वेज, इंग्लिश क्या, कोई भी लैंग्वेज, कोई भी प्रिसाइज्ड नहीं है. गलतियां हो सकती हैं, कहीं ना कहीं कमियां निकल सकती हैं. तो लैंग्वेज used in the statute may open to more than one interpretation. The court shall choose that interpretation. वो interpretation choose करेगा कौन सी? Which represents the true intention of the legislature. True legislature कौन है? जो लॉ मेकर है. कि लॉ मेकर की एक्चुअल में इंटेंशन क्या थी उस लॉ को बनाने के लिए, वो वाली इंटरप्रिटेशन आप पकड़ो. ठीक है, अब एक आप पढ़ते हो लाइन, वहां निकलता एक मीनिंग, ये भी निकलता, एक मीनिंग नहीं निकलता. मगर आप दूसरा मीनिंग देखते हो, आपको लगता है भाई ये तो अगेंस्ट जा रहा है, जो लॉ बना है उसके अगेंस्ट ही जा रहा है. ऐसा थोड़ी बनाएगा लॉ मेकर लॉ, ये तो अगेंस्ट जा रहा है, ये तो पर्पस ही डिफीट कर दे रहा है पर्टिकुलर एक्ट का. मगर जब पहले आप पढ़ते हो तो बोलते हो हाँ भाई ये मीनिंग एकदम सही निकल रहा है, ये तो पर्पस ही फुलफिल कर रहा है और यही इंटेंशन भी होगी लॉ मेकर की, तो आप इसको फॉलो करोगे. ठीक है, तो मतलब बहुत से निकल सकते हैं, मगर आपको फॉलो कौन सा करना है? फॉलो आपको ये करना है. क्या करना है? द कोर्ट choose that interpretation which represents, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रू इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर. तो ये कहां पे आ गया सर? ये देखो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन हो गई. वर्ड्स में तो समझ नहीं है, वर्ड्स में तो कंफ्यूजन हो गई, लिटरली आपने पढ़ा वहां से कंफ्यूजन हो गई, मगर फिर आपने अपना दिमाग लगाया, एप्लीकेशन ऑफ माइंड करा. ठीक है, अपना थोड़ा माइंड को यूज करा, उसके बाद आपने इंटरप्रिटेशन फाइनली करी. क्या सोच के करी? कि इसके पीछे लेजिस्लेचर की जो लॉ मेकर्स हैं उनकी इंटेंशन एक्चुअल में क्या होगी. क्लियर है? एग्जाम्पल एक है, ये एग्जाम्पल है एक आपका मेंबर्स. आप मेंबर्स आप जिसने अगर पढ़ लिया कंपनीज एक्ट तो वेल एंड गुड, वहां पे आपने देखा होगा. जिसने नहीं पढ़ा तो आप आगे देखोगे. तो मेंबर्स अंडर कंपनीज एक्ट जनरली क्या होते हैं मेंबर्स का मतलब क्या होता है? मेंबर्स जनरली मीन्स, लिख देता हूं यहाँ पे, जनरली मीन्स क्या क्या होता है? मेंबर्स जनरली मीन्स यहां पे क्या है? कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर. ठीक है, कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर, कोई भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या जिसका नाम रजिस्टर में लिखा हो, हुज, या तो कोई ऐसा बंदा जिसका नाम, हुज नेम मेंशन्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स. इनको बोला जाता है मेंबर. इनको बोला जाता है मेंबर अंडर कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट के अंदर मेंबर कौन है? मेंबर सर कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर, कोई भी प्रेफरेंस होल्डर्स, या तो जिसका नाम कहां लिखा हो? रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हो. क्लियर है? अब एक चीज और है सर, एक सेक्शन है 102
ऑफ कंपनीज एक्ट, ये सेक्शन बात करता है नोटिस टू मीटिंग के बारे में, नोटिस टू जर्नल मीटिंग, ठीक है। नोटिस टू नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग टू मेंबर्स, ठीक है, नोटिस ऑफ जर्नल मीटिंग्स, नोटिस ऑफ होगा ये, ऑफ जर्नल मीटिंग टू मेंबर्स, मेंबर्स को नोटिस जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, कभी कोई डेट पे मीटिंग होगी तो पहले नोटिस जाएगा ना, तभी तो मेंबर्स वेन्यू पे पहुंचेंगे, उस डेट पे पहुंचेंगे, क्लियर है। तो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू मेंबर्स, उसका ये पर्टिकुलर एक सेक्शन है 102, क्लियर है। तो अब मैं बोलता हूं यहां पे जो नोटिस जाएगा मेंबर्स को, वो किस मेंबर को जाएगा सर, किस किस मेंबर्स को जाएगा, किस किस मेंबर को जाएगा? तो यहां पे जो नोटिस है ना सर, वो जाता है हर एक इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी और हर एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी जाता है, चाहे उसके पास वोटिंग राइट हो चाहे ना हो। तो 102 की इंटरप्रिटेशन क्या है कि वहां पे जो नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग टू मेंबर्स लिखा हुआ है, वर्ड मेंबर जो है, वहां पे जो नोटिस है हर एक मेंबर को जाएगा, चाहे वो इक्विटी शेयर होल्डर हो चाहे वो प्रेफरेंस हो। अब इसी के बाद एक सेक्शन आता है, सेक्शन 103, कोरम, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, ठीक है। अब कोरम में क्या है, इसे कोई भी अगर प्राइवेट कंपनी होती है तो ये तो हमको पता है सर, मिनिमम कितने चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए, मिनिमम 2 मेंबर्स। और अगर पब्लिक कंपनी सर है तो मिनिमम 5 मेंबर्स चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे एक है, मेरा क्वेश्चन एक आपसे है, मुझे आंसर दीजिए, आप जल्दी जल्दी सोच के आंसर दो। वेदर दीज 2 और 5 जो लिखा है ऊपर, वेदर दीज 2 और 5 इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और नॉट, ये आंसर आप मुझे दे दो, शेयर होल्डर्स और नॉट। चलिए इसका आंसर दीजिए मुझे। कंपनीज एक्ट चल रहा है, अलग अलग सेक्शन है, आपका आंसर तो इन जनरल से यही होना चाहिए, हाँ जी सर मेंबर्स तो देखिए आपने यहाँ पे बताया, अभी मेंबर्स का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स भी है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी है, और यहाँ पे नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, ये कोरम में तो सर मेंबर्स लिखा है, कोरम ऑफ जनरल मीटिंग, और यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में लिखा है मिनिमम 2 मेंबर्स, और यहाँ पब्लिक में लिखा है मिनिमम 5 मेंबर्स। और मैं बोलता हूँ आपको कि कोई पब्लिक कंपनी है, 4 इक्विटी शेयर होल्डर आ गए और एक आ गया वहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, नोटिस तो गया ही हुआ मीटिंग में, तो 5 हो गए। तो भाई कोरम क्या पूरा मान लिया जाए, कोरम पूरा मान लिया जाए या नहीं? आंसर क्या है इसका सर? द आंसर इज नो, आंसर इज नो, member will not include preference shareholder in case of quorum of the general meeting, in case of calculating the quorum of the meeting, क्लियर है? तो यहाँ पे नहीं, एमसीए ने क्लैरिफाई किया हुआ है, एमसी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बताया हुआ है पर्टिकुलर। अब आपको मैं ये क्यों बताया, एग्जाम्पल क्यों दिया, एग्जाम्पल क्यों दिया, एग्जाम्पल इसलिए दिया है, आप ये देखो एक ही लॉ है, एक ही एक्ट है, कंपनीज एक्ट, ठीक है, मगर आप देखो एक सेक्शन, पर्टिकुलर सेक्शन 102 में एक वर्ड की इंटरप्रिटेशन अलग निकली, हाँ, और दूसरे सेक्शन में उसी वर्ड की इंटरप्रिटेशन अलग है, सेम वर्ड है, देख लो मेंबर्स, तो मेंबर्स की इंटरप्रिटेशन आप देखो एक जगह अलग हो रही, एक जगह अलग हो रही, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, क्लियर है? समझ आ रहा है? इसके पीछे कारण है, ये एमसीए ने ऐसे ही नहीं हटा दिया है, एमसीए ने ऐसे ही नहीं बोला कि ये 2 और 5 में इंक्लूड नहीं होगा प्रेफरेंस, इसके पीछे रीजन है, इसके पीछे रीजनिंग है, नहीं तो जो बेसिक पर्पस है ना पर्टिकुलर सेक्शन का, वही खत्म हो जाएगा, वही फुलफिल नहीं होगा, इसके पीछे रीजनिंग है। जब आप कंपनीज एक्ट पढ़ोगे, जब आप डिटेल में आप पढ़ोगे ना, तब आप याद करना कि मैंने बोला था यहाँ पे इसके पीछे रीजनिंग है, हाँ, आप पढ़ोगे वहां पे आपको समझ आ जाएगा क्या रीजन है सर, क्यों यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंक्लूड नहीं हो रहे हैं और क्यों यहाँ 102 में इंक्लूड हो रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा वहां पे, आप पढ़ोगे बहुत डिटेल में आपको समझ आएगा, पढ़ोगे आप, आपको वहां आराम से समझ आ जाना, क्लियर है? चलिए भाई, अरे सर आप तो कंपनीज एक्ट पढ़ाने लग गए हैं, अरे मैं कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा सकता, मैं नहीं कंपनीज एक्ट पढ़ा सकता, मैं जीआईजीएल पढ़ा रहा हूँ, कंपनीज एक्ट आपको दीपक सर ही पढ़ाएंगे वहां पे, ठीक है? चलिए अब तो ये नॉर्मल सा लिखा है, समझना, ये देखिए रीड एंड अंडरस्टैंड, हाँ जी सर आपने अभी बताया था, सब पहले पढ़ना होता है
और समझना होता है, उसी को सर क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। रीड एंड अंडरस्टैंड इज इंटरप्रिटेशन, मोर फोकस ऑन वर्ड्स, और जो कंक्लूड उसको कर देते हैं, पढ़ा समझा उसके बाद अपने लॉजिक्स लगाए, जो भी कर रहा उसके बाद फाइनली उसका कंक्लूजन होता है, उसको बोलते हैं सर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बियॉन्ड द डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स, जब हम लोग वर्ड्स के बियॉन्ड जाते हैं तो हम लोग बोल देते हैं कंस्ट्रक्शन। मैं आपको इन जनरल बता देता हूं कि जो ये वर्ड इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन है ना, ये दोनों वर्ड ये इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। मतलब बेसिकली दोनों का देखोगे आप, दोनों का सेम ही रहेगा, मतलब आप बेसिकली दोनों को देखोगे ना सेम ही रहता है। आप अभी जब इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स आपको मैं पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप देखोगे बहुत जगह इंटरप्रिटेशन लिखा रहेगा, बहुत जगह कंस्ट्रक्शन लिखा रहेगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बस क्या होता है कि पढ़ना और समझने को हम लोग बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, और फाइनली जब कोई चीज कंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, कि इसका मतलब बेसिकली निकला क्या, दैट इज कंस्ट्रक्शन। तो किसी कंक्लूजन होता है उसको बोलते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन। ये देखिए इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन बोथ आर यूज्ड इंटरचेंजेबली, दिखा है ना। देखिए इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ट्रू विल ऑफ द लेजिस्लेचर, ट्रू विल की एक्चुअल में वो चाह क्या रहा है, इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द ट्रू विल ऑफ द लेजिस्लेचर बोथ आर यूज्ड, द टू टर्म्स ओवरलैप ईच अदर, देखिए ओवरलैप करते हैं, overlap each other, it is slightly difficult to say where the interpretation leaves and where the construction begins। ये बहुत मुश्किल है बोलना कि कहां सर आपकी इंटरप्रिटेशन खत्म हो गई और कहां पे सर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई, क्योंकि सर इंटरचेंजेबली यूज होते हैं और साथ साथ ओवरलैप भी करते हैं। क्लियर है? तो बहुत जगह आप देखोगे वर्ड यूज होगा इंटरप्रिटेशन, बहुत जगह होगा कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? तो कंफ्यूज इसमें नहीं होना, एक तरह से कंफ्यूजन कोई भी नहीं होनी, बस इंटरप्रिटेशन क्या है, पढ़ना और समझना। ठीक है, एंड फाइनली जब हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कोई चीज को, हाँ गोइंग आफ्टर गोइंग बियॉन्ड दोज वर्ड्स, अपना दिमाग लगा के जो भी करके, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सर कंस्ट्रक्शन। क्लियर है? क्लियर है सर? क्लियर है? चलिए आपका तीसरा पार्ट, पहला आपका जूरिस्प्रूडेंस वो हमारा हो गया, सेकंड हमारा इंटरप्रिटेशन वो हमारा हो गया, थर्ड आपका क्या लिखा था, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जर्नल लॉज, JIGL, जर्नल लॉज। अब जर्नल लॉज क्या है, ये आपके देखिए लॉज लिखे हैं। जर्नल लॉज क्या है? जर्नल लॉज मींस, जनरल लॉज का मतलब क्या है, एक बार रीड कर लेते हैं। जनरल लॉज का मतलब क्या लिखा है, जनरल लॉ मींस टेरिटोरियल लॉज ऑफ अ कंट्री, territorial laws of the country. It consists of all persons, things, acts and events within the territory of a country which are governed by its general law, consists of those legal rules which the court takes judicial notice। ठीक है, तो हर एक कंट्री में अलग अलग कंट्रीज है, अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग टेरिटरीज में ये लॉज अप्लाई होते हैं। क्लियर है? एंड कंसिस्ट ऑफ द लीगल रूल्स विच कोर्ट टेक जुडिशियल नोटिस। बहुत इजी है। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, पहला आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये भी हमारे सिलेबस में, सीआरपीसी ये भी हमारे सिलेबस में, सीपीसी ये भी हमारे सिलेबस में, लिमिटेशन एक्ट ये भी हमारे सिलेबस में, इंडियन पिनल कोड आईपीसी ये भी एक मेरे सिलेबस में, मेरे क्या आपके सिलेबस में सर, इंडियन एविडेंस एक्ट ये भी है, जनरल प्रोसेस एक्ट भी है, आर्बिट्रेशन भी है, इंडियन स्टैंप एक्ट भी है, रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट्रा एक्सेप्ट्रा भी है, आगे और भी है। क्लियर है? तो ये आपके जनरल लॉज हैं, अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग लॉज बनते हैं, वो को अप्लाई करती है अपनी टेरिटरीज में। क्लियर है? तो क्या लिखा, देखिए लिखा हुआ है टेरिटोरियल लॉज ऑफ द कंट्री, टेरिटोरियल लॉज ऑफ द कंट्री। It consists of all persons, things, acts, events within the territory of the country which are governed by it। ठीक है, इन लॉज से ये सब गवर्न होता है, इन लॉज से सब कुछ गवर्न, जो लॉज हैं ये जनरल लॉज, इन लॉज से क्या क्या गवर्न होगा, पर्संस भी गवर्न होते हैं, चीजें भी होती हैं, एक्ट्स भी होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री, विद इन द टेरिटरी ऑफ कंट्री। तो इन लॉज से, जो ये लॉज बने हुए हैं वाले, इनसे कौन गवर्न हो रहा है, ये गवर्न हो रहा है। ये क्लियर है? ये लिखा हुआ है, चाहे इंसान हो गया, चाहे कोई इवेंट हो गया, कोई चीज हो गई, क्या एक्ट हो गए, सब कोई गवर्न होता है इन एक्ट से। तो ये आपके जर्नल लॉज हैं, जर्नल लॉज हैं। एंड हमारा सिलेबस सर ये है, वो जर्नल लॉज जो है 9, तो अपने वहां लिखे थे, एक्सेप्ट्रा भी लिखा था, एक्सेप्ट्रा यहाँ लिखा है, एक्सेप्ट्रा भी है और सब कुछ देखिए आपका 1 से लेकर 1 से आपका ये 17 ये आपका है, 1 से लेकर 17 चैप्टर आपके हैं, जो हम लोग को पूरे के पूरे पढ़ने हैं, पूरे के पूरे अच्छे से हम लोग को इसको पढ़ना है। आता है समझ सर? आता है? नहीं आता है?
आएगा सर, आएगा। बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि थोड़ा मुश्किल लगे हम लोग को। हाँ, बहुत डिटेल में भी पढ़ेंगे सो दैट आपको फ्यूचर में कभी जब आप अपने एलएलबी के एग्जाम्स भी अगर आप दोगे, अगर आप परस्यू करोगे तो आपको वहां पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इन टॉपिक्स को डिटेल में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखेंगे। एक एक टॉपिक को एक एक टॉपिक को अच्छे से टाइम दिया जाएगा और एक एक उसके अंदर जितने जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपका नहीं छूटने वाला, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। और बस आपको एक चीज अपने माइंड में रखनी पड़ेगी, एक चीज आपको माइंड में रखनी पड़ेगी कि सर ये जो लॉज है ना, ये हमारी डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड रहते हैं हमेशा। ये जो लॉज हमारे सब हमारे डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड होते हैं। हमको फिर एक तरह से क्या करना है कि हम लोग थोड़ा जागरूक होकर रहना है। हाँ, आपके अगल बगल सोसाइटी में भी आप देखोगे कुछ ना कुछ हो रहा है तो आप हमेशा इन चैप्टर्स में से रिलेट कर डालोगे। हाँ, अगर आपके सोसाइटी में कहीं चोरी हो गई तो बस हाँ जी सर ये तो थेफ्ट का केस है, हाँ जी सर थेफ्ट का केस है, पकड़ लो आईपीसी, इंडियन पिनल कोड का अंदर है, तो ये देखिए आईपीसी लिखा है, वहां पकड़ लोगे आप। रॉबरी है वो भी पकड़ लोगे आप, मर्डर है, रेप है, ये सब पकड़ लोगे इसके अंदर आप। समझ आता है? सिविल केसेस हैं वो कोई दिक्कत नहीं, सिविल केसेस है तो ये देखो सिविल प्रोसीजर कोड है, सिविल केसेस आ गए। सबूत की बातें आएंगी, अरे सर मैं तो टीवी में देख रहा था वहां पे सबूत इकट्ठा करते हैं पुलिस वाले, कोई छोटी सी पॉलिथीन होता है, कैरी बैग होता है, उसमें डालते रहते हैं। हाँ जी सर ये एविडेंस वाला रोल है। सर मैंने सुना है कि मैंने एक बात सुनी है, एक बच्चा मुझसे बोलता है सर मैंने एक बात सुनी है कि सर क्या हुआ कि मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि उससे किसकी उससे किसी ने 1 लाख रुपए लिए थे, 1 लाख रुपए लिए थे और वो बोल रहा था कि आपको मैं 1 साल के अंदर अंदर पे कर दूंगा, रीपे कर दूंगा। सर मगर 1 साल के अंदर अंदर उसने रीपे नहीं किया, उसके अंदर 1 साल के अंदर अंदर रीपे नहीं किया और ड्यू डेट आ गई उसकी, अब उसको पे करना था, नहीं पे किया। तो सर क्या उसके अगेंस्ट कोर्ट में जा सकते हैं? हाँ जी सर जरूर जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं उसके अगेंस्ट। सर अब वो फ्रेंड क्या करता है, वो बोलता है कि मैं तो जब मन करेगा तब कोर्ट जाऊंगा, अभी तो चलो छोड़ो, अभी तो मेरे पास बहुत पैसे हैं, अभी तो मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, अभी तो मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, उसके अगेंस्ट कभी भी चले जाएंगे। सर 5-6 साल निकल गए, क्या अभी भी जा सकता है सर? सर ये पढ़ेंगे लिमिटेशन एक्ट में, ये पढ़ेंगे हम लिमिटेशन एक्ट में, जा सकता है, नहीं जा सकता है, कब जाएगा, ये आएगा इसके अंदर लिमिटेशन। जा सकता नहीं जा सकता वो आपको पड़ जाएगा सिविल प्रोसीजर से, अगर सिविल केस है, अगर सिविल केस है आपको यहां से पता चल जाएगा कि हाँ कोर्ट में जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, मगर कितने टाइम में आप जाओगे कोर्ट, दैट इज मेंशन्ड इन द लिमिटेशन एक्ट। लिमिटेशन एक्ट में लिखा रहता है, लिमिट लगी है टाइम की कि किस टाइम के अंदर आपको कोई पर्टिकुलर केस को फाइल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जब मन करे तब फाइल कर दोगे सर, ऐसा नहीं है। लिमिट्स दी हैं, किसी के लिए 1 साल, किसी के लिए 3 साल, हाँ किसी के लिए 20 साल, ऐसा भी कुछ है। हाँ तो लिमिट है सबके लिए, एक लिमिटेशन पीरियड है जिसके अंदर ही अंदर आपको केस फाइल करना पड़ता है। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं हम लोग पढ़ेंगे, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग को अलग अलग लॉ के अंदर देखनी है। अब एक आपका है आपको चलो एग्जाम्पल देता हूँ, आपसे पूछता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको। एक एग्जाम्पल है, अब मैं बोलता हूँ सर आप रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, आप जा रहे हो मजे से जा रहे हो, हाँ, और सर मैं तो रास्ते से जा रहा था और सर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ जा रहा था और दोनों आराम से हम लोग प्यार भरी मोहब्बत वाली बातें कर रहे थे सर, हाँ, और साथ में हम लोग सर भेलपूरी भी खा रहे थे, मगर सर पता नहीं क्या हुआ, अचानक से एक लड़का आया मेरे सामने, हाँ, और मेरे ऊपर थूका, ही स्पिट ऑन मी और चला गया। और क्या करा जाए सर, मुझे बहुत बुरा लगा, मेरी तो बेइज्जती हो गई। ये एक बच्चा मुझे अपनी दुखद कहानी बता रहा है, पहला केस, ये पहला केस। दूसरा बंदा, हाँ, या इसी बंदे को ले लेते हैं, ये बोला सर मैं फिर से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ गया, फिर से मैं रोड पे जा रहा था और भेलपूरी फिर मेरे हाथ पे थी, अब क्या हुआ, एक बंदा आया मुझे सर थप्पड़ मारा और चला गया। ओहो, यही बंदा, तीसरा केस, सर मैं फिर से जा रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, सर मेरी किस्मत इतनी खराब है कि इस बार तो सर वो पिस्टल लेके आ गया और मेरे सामने एकदम उसने लोड करके ऐसे तान दी मेरे ऊपर से, मैं तो कांप गया वहीं पे।
मेरे तो पता नहीं सर क्या क्या निकल गए, मैं करूं क्या। मगर सर कुछ किया नहीं, वो चला गया। मगर सर मैं तो पसीना पसीना और गीला पूरा हो ही चुका था वहां पे, फिर तो पूरी इज्जत उतर गई। समझ आ रहा है। अब सर एक बात बताओ, जो ये बच्चा मेरे पास आया है अपनी दुखद कहानी लेके, ये क्या कर सकता है मुझे आप ये बता दो बस। कुछ कर सकता है, नहीं कर सकता है, क्या इसके साथ कुछ गलत हो रहा है? आप कुछ सोचो, खड़े हो आप, आपके ऊपर कोई थूक के चला जाए, खड़े हो आप, आपको थप्पड़ मार के चला जाए, हाँ, आप कहीं खड़े हो अपने वॉल पे, आपको धक्का दे दिया, हाँ, आप खड़े हो आपके ऊपर पिस्टल तान दी, बताइए सर कुछ गलत हो रहा है कि एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है? सर जरूर गलत हो रहा है सर, ये बहुत ही गलत हो रहा है सर, ये हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके लिए भी सर पेनल्टीज है, इसके लिए भी पनिशमेंट है। हाँ, अगर आपको कोई थप्पड़ मार के चला जाए तो जो आप थप्पड़ आपको मारा उसको आप कोर्ट तक घसीट सकते हो सर, उसको आप कोर्ट तक घसीट लेंगे बेटा, ठीक है? तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ टॉर्ट्स में, लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम लोग सब पढ़ेंगे सिविल रॉन्ग। टॉर्ट्स का मतलब होता है सिविल रॉन्ग, आपके साथ गलत हुआ तो उसके लिए आप कहां पे जाओगे? कोर्ट में पहुंच सकते हो, वहां पे आप कोर्ट में पहुंच सकते हो। क्लियर है? ये लिखिए इंडियन स्टैंप एक्ट। इंडियन स्टैंप एक्ट बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके ऊपर स्टैंपिंग कराना जरूरी होता है, ये भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ये भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक शेड्यूल 1 दिया हुआ है इस एक्ट के अंदर, जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दी हुई है जिसकी स्टैंपिंग कराना जरूरी होती है। स्टैंपिंग कराना क्या होती है सर? इसकी जरूरी होती है। ये एक आपका इंडियन स्टैंप एक्ट है। और कौन सा है? ऊपर ऊपर ऐसे देख रहा हूं मैं तो इन जनरल आपके लिए बता रहा हूं, ये देखिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्राइम से रिलेटेड। अब जो आईपीसी है ना सर, जो आईपीसी है, ये इन दोनों लिंक करते हैं, इसको इनको हम लोग साथ में पढ़ते हैं, आईपीसी और ये दोनों हम लोग साथ साथ पढ़ते हैं। आईपीसी क्या बताता है? आईपीसी किसी क्राइम के बारे में बताएगा आपको। आईपीसी क्या बताएगा? मर्डर क्या है, ठीक है, और उसकी पनिशमेंट क्या है, आईपीसी ये बताएगा। चोरी क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है, रेप क्या है, उसकी पनिशमेंट क्या है, आईपीसी ये बताता है। ये क्राइम के बारे में बताता है और उसके रिगार्डिंग क्या पनिशमेंट है वो बताता है। ये है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, ठीक है, ये बताता है आईपीसी। और सर ये सीआरपीसी क्या है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये क्या बताएगा सर? अब ये क्या बताएगा? ये बताएगा कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया, किसी आपके भाई बहन का मर्डर कर दिया, आपके घर में चोरी कर ली, हाँ, तो आप कौन हो सर? हाँ, आपको प्रॉब्लम हुई है, आपको नुकसान पहुंचा है, हाँ, अब क्या करोगे आप कंप्लेन फाइल करोगे। कहां जाओगे कंप्लेन फाइल करने के लिए? सर कोर्ट में जाएंगे हम तो। किसने बताया भाई आप कोर्ट में जाओगे? हाँ, किसने बताया कि इतने टाइम के अंदर आप कंप्लेन फाइल करोगे? किसने बताया कि सर उसके बाद जजमेंट आएगी, उसके अगर आपके अगेंस्ट हो गया आप अपील भी फाइल कर सकते हो? किसने बताया? कहां से आपको पता है? आप बोल रहे हो मैं कोर्ट जाऊंगा, हाँ, वहां केस लड़ूंगा, ठीक है, समन भिजवाऊंगा दूसरी पार्टी को, जो भी है। कहां से आपने पढ़ा? सर ये सब प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर है। ये प्रोसीजर कहां दिया है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। अगर कोई भी क्राइम हुआ है उससे रिगार्डिंग, उससे रिलेटेड जो भी प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर कहां पे दिया हुआ है? वो प्रोसीजर दिया हुआ है सर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर। समझ आ रहा है? आता है समझ? और क्या, और क्या बताए भाई? सब तो हम लोग डिटेल में से पढ़ना ही है, मैं तो ऊपर ऊपर। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान, भारत का संविधान। हमारी फंडामेंटल, हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है भाई? हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है? हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है? ये सब कहां लिखा है? ये सब लिखा है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। सर 2004 के पहले, 2004 के पहले वी कैन नॉट प्लेस अ नेशनल फ्लैग ऑन अ, किस पे? ऑन अ टेरेस, छत पे हम लोग अपना नेशनल फ्लैग नहीं लगा सकते, मगर आज की डेट में आप देखिए नेशनल फ्लैग लगते हैं। हाँ, ये सब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे, वहां केसेस हैं, वहां सब केसेस है, वहां पे हम लोग पढ़ेंगे। क्लियर है? आता है समझ? इसके अंदर बहुत से रिट्स भी हैं, रिट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अलग अलग रिट्स के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। हाँ, अलग अलग रिट्स भी हैं, रिट्स ऑफ हैबिस कॉर्पस, रिट्स ऑफ मैंडेमस, ऐसा भी है। हाँ, रिट्स ऑफ मैंडेमस है, और आपका सर्ट्यूररी है, प्रोहिबिशन है, ये सब चीजें हम लोग किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? इसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पढ़ने वाले हैं। अगर आप बोलते हो कि सर पुलिस वाले मेरे घर में आए,
हाँ, और मेरे भाई को जबरदस्ती उठाया और गिरफ्तार करके चले गए और सर उसको कोर्ट में पेश भी नहीं किए। ठीक है, आपके घर पुलिस वाले आते हैं, आपके भाई को उठाते हैं और लेके चल दिए और जेल में डाल देते हैं। अब बताओ क्या करोगे आप बोलते मेरा भाई बेकसूर है, उसने कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो सर इसके लिए बनी है रिट ऑफ हैबीस कॉर्पस। हैबीस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव अ बॉडी। टू हैव अ बॉडी, आप कोर्ट में जा सकते हो। ठीक है, आप कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट में ये आपकी पिटीशन फाइल कर सकते हो, रिट पिटीशन ऑफ हैबीस कॉर्पस फाइल कर सकते हो। और इस केस में क्या होगा, या हाई कोर्ट या तो सुप्रीम कोर्ट, जिस कोर्ट में आपने फाइल करा है पिटीशन, वो कोर्ट डायरेक्शन देगा, वो कोर्ट ऑर्डर देगा पुलिस ऑफिसर को टू प्रेजेंट दैट पर्सन, जो भाई को आप उठा के लेके गए जेल में बंद कर दिए, टू प्रेजेंट दैट पर्सन इन दी कोर्ट। उसको बंदे को कोर्ट में लेके आइए, उसको आपने डिटेन किया है, उसको आप कोर्ट में लेके आइए। ठीक है, क्योंकि पुलिस वाले ने उसको जाके उठाया और जाके बंद कर दिया। तो आपने क्या करा है, एक दरख्वास्त करी है कोर्ट में, आपने रिट पिटीशन फाइल करी है ऑफ हैबीस कॉर्पस। हैबीस कॉर्पस का मतलब है टू हैव अ बॉडी, और आपने कोर्ट में जाके करा है, तो कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा पुलिस वालों को कि भैया जो बंदे को आप उठा के लेके गए हो ना और जेल में बंद कर दिया है, जिसको डिटेन करा हुआ आपने, उसको लेके आइए मेरे पास। क्लियर है? हाँ जी सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन में और भी पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ हम लोग को पढ़ना है। फंडामेंटल राइट्स तो इतना डिटेल में है कि आप अगर अच्छे से पढ़ लो तो सर आपसे कोई भिड़ नहीं सकता। हाँ, आपसे कोई भिड़ नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता, आपको राइट्स अच्छे से पता है आपके। अभी बहुत से इंसान तो ऐसे, उनको अपने राइट्स ही नहीं पता कि उनके फंडामेंटल राइट्स है क्या। हिचकिचाते हैं कुछ करने या बोलने से पहले, या ये बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। ये सब कहाँ लिखा है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। ठीक है, तो सब देखेंगे हम लोग, बहुत डिटेल में देखेंगे, बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन एक्ट, अच्छा स्टैंप एक्ट था, उसके बाद रजिस्ट्रेशन एक्ट भी है सर। स्टैंप है, और कुछ कोई कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसा होता है जिसका रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, और कोई कोई ऐसा होता है जिसका ऑप्शनल होता है। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट है जिसको आपको रजिस्टर कराना ही करना है रजिस्ट्रार के ऑफिस में, और बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट है कि जिसका आपको रजिस्ट्री कराने की जरूरत नहीं पड़ती। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस डॉक्यूमेंट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है और उसका रजिस्ट्रेशन आप नहीं कराते हो, तो सर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी है लॉ के अंदर, उसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस भी है, तो वो भी आपको बियर करना पड़ेगा। एक डॉक्यूमेंट को अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट बनाना होता है ना, अगर उस पर लिखा है, अगर कानून में लिखा है कि इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को लीगल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए इसकी स्टैंपिंग होना, इसकी रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है, तो आपको लीगल बनाना उसको करना पड़ेगा। उसको लीगल बनाने के लिए उसकी रजिस्ट्रेशन भी होगा, उसकी स्टैंपिंग भी होगी। क्लियर है? और अगर लॉ में नहीं लिखा है, ऑप्शनल है, तो बात ही अलग है। समझ आता है? चलिए भाई, आप देखे होंगे रजिस्ट्रेशन होता है प्रॉपर्टीज का, रजिस्ट्रेशन होता है रेंट एग्रीमेंट का। अगर आपने कई रेंट पे आपने घर लिया है, तो आप देखो अपने लैंडलॉर्ड के साथ, आपको बोलेगा लैंडलॉर्ड भैया आज रजिस्ट्रार के ऑफिस चलना है रेंट एग्रीमेंट को रजिस्टर कराने। ऐसे ही होता है। तो रजिस्ट्रार के ऑफिस जाते हो, हाँ, आपका पूरे पूरे इंप्रेशन होते हैं, फिंगर्स और थंब के इंप्रेशन आपके पेपर डॉक्यूमेंट होता है उसमें लगवाए जाते हैं। ठीक है, आपकी रेटिना को लिया जाता है, आपकी फोटो क्लिक होती है, ये सब एक वहाँ का प्रोसीजर है, तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ दी रेंट एग्रीमेंट। रजिस्ट्रेशन ऑफ दी रेंट एग्रीमेंट, तभी वो रेंट एग्रीमेंट एक आपका क्या बनता है, एक एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट बनता है। एक एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट बनता है, जब तक उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होता ना, वो एनफोर्सेबल डॉक्यूमेंट नहीं होता। हाँ, आई होप आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से पढ़ा होगा, वहां पे लिखा होगा एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबिलिटी इज इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, पढ़ा है? ठीक है, तो एक एग्रीमेंट अगर नॉर्मल है, एनफोर्सेबल नहीं है, तो एक उसकी कोई वैल्यू नहीं कहीं भी कोर्ट में। तो एनफोर्सेबल बनाने के लिए स्टैंपिंग भी जरूरी, रजिस्ट्रेशन भी जरूरी, किसका, जो डॉक्यूमेंट मेंशन्ड है, जिसके लिए बोला गया। जिसके लिए नहीं बोला गया कोई दिक्कत नहीं। तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ये सब हम लोग को पढ़ना है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन स्टैंपिंग करानी है या नहीं करानी है। क्लियर है? ये स्पेशल कोर्ट्स हैं, थोड़े क्वासी कोर्ट्स हैं, ये सब भी हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हमारे स्पेशल कोर्ट्स हैं। अलग अलग आप देखोगे कि अलग अलग फील्ड है, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग हमारे कोर्स बने हुए हैं। अलग अलग फील्ड्स में जैसे कंपनी लॉ से मैटर रिलेटेड जो है वो कहाँ जाता है, एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है। समझ आता है? ठीक है, कंपटीशन का कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बना हुआ है, उसके लिए अलग से बना हुआ है। हाँ, स्टॉक मार्केट है उसका अलग से बना हुआ है, सबका अलग अलग बना हुआ है। फेमा है उसका लिए अलग है। तो अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, अलग अलग स्पेशल कोर्ट्स हैं टू हियर दी मैटर्स। और ये होता है कि भैया जल्दी जल्दी मैटर उठाए और जल्दी जल्दी मैटर्स को खत्म करे, कोर्ट में जाने का टाइम नहीं है, क्योंकि कोर्ट
तो ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है, कोर्ट के पास ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग है, तो क्या करा, अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग के लिए स्पेशल कोर्ट्स या स्पेशल कोर्ट बना दिए गए। क्लियर है? तो इनके बारे में भी पढ़ेंगे भाई, हर एक स्पेशल कोर्ट की पावर क्या है। हाँ, जो कॉसी कोर्ट्स उनकी पावर क्या है, उनके पास केस कितने टाइम में जाना चाहिए, वो क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वहां का हेड कौन होगा, सब कुछ पढ़ेंगे। बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं सर हम लोग, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। समझ आता है? तो ये सर अगर मैं बोलूं एक तरह से ये सब आपके चैप्टर्स हैं। हाँ, ये सब आपके चैप्टर्स है, 17 चैप्टर है। मैं सबके बारे में अब थोड़ा थोड़ा मैं जितना मोस्टली बता दिया आपको, और जो बच गए रिमेनिंग थोड़े 1-2 चैप्टर जो बच गए हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन तो आपने अभी इतना डिटेल में पढ़ लिया कि आप बोलोगे सर बस इंटरप्रिटेशन तो इतना ज्यादा, आपको इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने उसका। अब सबको हम लोग सर डिटेल में पढ़ना है, बस और कुछ नहीं करना, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से एकदम, तो और समझ आएगा कि भाई पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या केसेस हैं। और हमको एक चीज सर करनी है, एक चीज करनी है आप सबको मेरे साथ ही करना, साथ साथ करना है। क्या है कि जो भी चैप्टर उसको पढ़ो, उसको आप अपने अगल बगल से देखो। अपने मतलब अगल बगल मतलब क्या है, एनवायरनमेंट हो गया, सोसाइटी हो गई, वहां से रिलेट करो, वहां से रिलेट करो। आपके सोसाइटी में कोई केस हो रहा है तो उसको सोचो, उसको एनालाइज करो कि इसके लिए पर्टिकुलर कौन सा लॉ बना है, इसके अंदर हम कहाँ जा सकते हैं, इसके लिए सीपीसी में जाए, इसके लिए सीआरपीसी देखे, आईपीसी देखे, कहाँ जाए। प्रैक्टिकली अगर आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, प्रैक्टिकली पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि भाई न्यूज देखना शुरू कर दो। न्यूज जितना देखोगे, जितना पढ़ोगे, उतना ये काम आएगा, क्योंकि न्यूज में आपको डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ केसेस दिखेंगे। हाँ, आज इसका मर्डर हो गया, आज इसका रेप हो गया, आज इसका इसके यहाँ चोरी हो गई, इसके यहाँ डकैती हो गई, हर चीज आपको दिखेगी। न्यूज़पेपर सब कुछ दिखेगा, वही सर आपके केसेस बनते हैं, वही केसेस कोर्ट में जाएंगे, वही जजमेंट आएगी। हाँ, तो इस सब को आपको रिलेट करना है, तो न्यूज़पेपर तो आपको डेली बेसिस पे पढ़ना ही पढ़ना है, डेली ही बेसिस पे पढ़ना है। ठीक है, चलिए ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारे सब्जेक्ट के बारे में। नेक्स्ट अब हम लोग जो भी होगा इसको स्टार्ट करेंगे, अपने चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर उठाते जाएंगे और उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, और अपना सब ध्यान रखिएगा। चलिए भाई, बाय बाय।